मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? ये दो लिख दीजिए या बता दीजिए। प्रताप सर क्लियर है वॉइस वीडियो सर? प्रताप प्रजापति सर मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है सर? आवाज आ रही है सर? सॉरी। अच्छा ठीक है, टाइप करो। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ठीक। ठीक है सर, हमारा अस्ते का टॉपिक चल रहा है तो अस्ते हम आगे बढ़ेंगे। प्रेयर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
जय श्री कृष्ण। थर्ड प्रेयर, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just beautiful. अच्छा, अब हम लोग हाँ, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा, अब हम शुरू हो जाते हैं अपने टॉपिक पे। किसी को कोई अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ ले। अभी हमने अस्ते का टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक। अस्ते मुझे लग रहा है कि सभी का, सॉरी कंप्लीट नहीं किया, सॉरी चल रहा है, वही कंप्लीट कहूँगा। हाँ, कंसेप्ट ऑफ थेफ्ट चल रहा है, चोरी किसको कहते हैं। तो अस्ते का जो अभी तक मुझे, हाँ हाँ रख सकते हैं सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, ठीक है। एक सर लिख रहे हैं आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए शाम तक व्रत रह सकते हैं कि नहीं। आप मत रहिए सर, आज आराम से एंजॉय करें। आप व्रत आज न रहें सर, आज आप आराम से रहिए। कभी तमाम लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, या कुछ होता है मिठाई खिलाएंगे, आज व्रत न रहें सर, ठीक है। आज अच्छे से उस दिन को एंजॉय करें अच्छे से। अभी आप लेवल 4 वाली क्लास में होते तो मैं वही 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 बताया हूँ कि आज जो है, जो भी है आपकी लाइफ में पार्टनर, पत्नी जिनको करें, पत्नी के साथ अच्छे से समय बिताएं सर। तो आज के लिए छोड़ दीजिए सर, आज व्रत न रहें आप, ठीक है। कल व्रत रह लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अस्ते की क्लास में जो अभी तक हुआ है, अस्ते क्लास में अभी तक मैंने सिर्फ अस्ते का निगेटिव कॉन्सेप्ट बताया आपको। नहीं सर, एकादशी व्रत तो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो आप रहे सर, दूसरे पे नहीं कहिए नहीं रहना चाह रहा, उनका सालगिरह है तो आप उनको कहते एकादशी व्रत तो रहना चाहिए। ऐसे मैं भी बहुत नियम बता दूं आपको, ये क्यों करना चाहिए, कहाँ कर रहे हैं, अस्ते तो करना चाहिए, कर रहे हैं अस्ते सर सत्य तो बोलना चाहिए, सत्य वाली क्लास तो हो चुकी, चाहिए तो बहुत कुछ सर। हर व्यक्ति जिस परिस्थिति में उसके हिसाब से बताया जा रहा है। आज उनका सालगिरह है इसलिए बोल रहा हूँ, जो रहना चाह रहा है वो सालगिरह दिन में कोई एकादशी व्रत रहिए, तो उनका एकादशी उनसे ज्यादा फायदा। आप सर आज दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहें, समय बिताएं। आज मेरा सलाह है कि आज दिन भर जो भी जितना साल शादी हुआ हो, इस साल के जो अच्छे गुण जो आपने पत्नी के अंदर देखा, आज बताएं सर अपनी पत्नी को कि देखो इस दिन मैंने ये देखा था। जब भी आपको लगा हो, आज अपनी पत्नी को जनरली तारीफ नहीं करनी चाहिए। मेरा है कि किसी व्यक्ति के सामने उसकी तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। तो तारीफ कभी किसी व्यक्ति, मैं भी जल्दी कोशिश करें कि किसी व्यक्ति की तारीफ उसके सामने न करें। लेकिन आज के लिए मैं कर रहा हूँ सर, आज जाए जब भी जितना साल शादी को हो गया हो, अपनी पत्नी को जो है अच्छे अच्छे बातें दे, देखो इस दिन आपने ये किया था, इस दिन ये किया था, मैं ये सीखा, मैं ये सीखा, या ये ऐसा हुआ, ये अच्छी बातें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी अच्छा लगा हो आज तक वो सारी बातें बताएं सर जाके। ये आपका मैरिज एनिवर्सरी सही में हो जाएगा अगर आप ये कर पाए तो। जनरली टफ होता है, तारीफ करना बहुत टफ हो जाता है। मेरा तो व्रत है, हाँ तो आप रहे सर, यही तो कह रहा हूँ, आप रहे। मैं अच्छा सॉरी, एक सर ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया, मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ सर, आपको नहीं कर रहा हूँ। एक सर ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है, मेरी सालगिरह है, मुझे व्रत रहना चाहिए नहीं, मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ सर। तो व्रत रहे सभी लोग रहे, आज हम लोग भी व्रत हैं, देश से जितने लोग हैं लेवल 5 वाले सारे लोग व्रत ही हैं सर, आज मैं भी व्रत हूँ इस समय। हाँ, चलते हैं आगे जो है। अब जो हमारा अस्ते का अभी तक हमने जो समझा, अस्ते का अभी हमने निगेटिव मीनिंग से लिखा। अस्ते का हमने ये सीखा कि अस्ते का क्या मतलब था, कि चोरी नहीं करना। फिर मैंने बताया देखिए, अगर आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो आप चोर हैं, है कि नहीं। आप फिर यज्ञ यज्ञ करना चाहिए सबको, मतलब आप कभी इंद्र बने रहें और कभी गोकुलवासी बने रहें। जब हम इंद्र नहीं बनते, कोई हमारे लिए हम बहुत कुछ किए जा रहा है, और आप इंद्र नहीं बने, आपने उसको कुछ दिया नहीं। ऑफिस में है, बॉस है, अगर आपका सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ जो है आपका अब उसका अप्रेजल लिखने का बात आया, आप उसमें कह रहे हैं अच्छा। ऐसे भी हैं लोग जो है
या प्रेजेंट उल्टा सीधा लिख देंगे, कुछ निगेटिव बात लिख देंगे। अगर उसने पूरी कोशिश करके आपको लग रहा है नहीं, उसने अपनी जो भी उसकी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में उसने बेस्ट जो कर सकता था उस व्यक्ति ने किया है। आप ये मत सोचिए आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं किया, वो नहीं, क्या उससे बेस्ट कुछ हो सकता था। अगर वो बेस्ट किया है तब आराम से आप उसको अच्छा अच्छा नंबर दीजिए, इंद्र बनिए। मतलब उसके उसके जीवन में आज आपको समय मिला कि 10 मिनट में आप वर्षा कर सकते हैं तो वर्षा करिए। तो जब आप इंद्र नहीं बनते हैं या जब आप गोकुलवासी नहीं बनते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या चोर जिसको कह सकते हैं चोर। तो अभी तक अच्छा, मेरी एक फ्रेंड बनी, वो अपनी बहुत तारीफ करते हैं, इसका नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ दीदी, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए। तारीफ हमेशा क्या कहें, तारीफ हमेशा बनाने वाले करना है, ईश्वर की तारीफ करना है, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए। जो अपनी तारीफ करे समझ लिए मूर्ख है व्यक्ति। कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट ये भी मैंने कल बता दिया था, चोरी किसको कहते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक है कि ये आ, अब ठीक है, ये जो पॉइंट है मैंने कहाँ से लिया तो मैं बता दूंगा बाद में। बस एक छोटा सा पहले ये होता है, आप सभी लोग जितने लोग, ठीक है, मैं ये लॉस इन बिजनेस आपके सीनियर बैच में आए थे उनका, वो उन्होंने एक पॉइंट दिया, तब से मैं ली। आज मैं अस्ते का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट शुरू कर दूंगा, अभी निगेटिव निगेटिव नहीं। अभी कल से मैं बोला मेरी पूरी पीढ़ी चोर है कि नहीं मैंने भी बोल दिया, अरे आप चोर है, वो निगेटिव कॉन्सेप्ट था, निगेटिव कॉन्सेप्ट था। अब आज से अस्ते का पॉजिटिव शुरू हुआ। लेकिन अब आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछने चल रहा हूँ, लाइन से बताएं। आप सभी लोग देश योग में आए, लगभग वजन सबका कम हुआ होगा, यस आर नो, या कोई किसी का स्थिर भी रहा, जो भी रहा कि वजन लगभग सबका कम हुआ, या शुगर बीपी शुगर वगैरह किसी का कोई बीमारी ठीक हुआ, किसी का शुगर ठीक हुआ होगा, किसी का वजन ठीक हुआ, किसी का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ, किसी का बीपी चला गया, दवाएं कम हो गई, सब कुछ कुछ न कुछ बेनिफिट है। या कुछ फैमिली की टेंशन है, फैमिली मान ली लेवल 2 में समझ नहीं आया, 3 में आया तो आपका फैमिली का टेंशन नॉर्मल हो गया, आप बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, ऐसा सबको हो रहा है। अब ठीक है, चलिए बस हो गया। अब सभी लोग बताएं कि जिन जिन बीमारियों से आप मुक्त हुए, जिन जिन किसी का वेट लॉस हुआ, किसी का शुगर गया, किसी का बीपी गया, जब ये वेट गेन हो रहा था शरीर में, तो आपने देखिए ये वेट गेन करने बड़ा मेहनत किया आपने, ऐसा नहीं है जिसको आप आज लॉस करके खुश हैं। ये वेट जब गेन कर रहे थे बड़ा खुश थे। गेन कैसे कर रहे थे कि ऑफिस में आपको रोज एक्सरसाइज करनी थी, आप काम में इतने बिजी थे, नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे काम करना है ऑफिस का। शुगर बीपी कहाँ से आया है? शुगर बीपी जब आप कर रहे थे अपने आप को बड़ा अच्छा समझ के कर रहे थे, आपने ऑफिस के काम में, घर के काम में इतने बिजी थे, या अपने परिवार का ध्यान रखने में, कहीं भी मतलब इतने बिजी थे काम में, आपको पता ही नहीं चला कि ये सब बीमारियां, मोटापा, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये आपके शरीर में कब घुसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये शरीर में जो घुसा है, ये बीमारी जब घुसी थी, ये खुद ही आप जब घुस रहे थे आप बड़े खुश थे उस समय, मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरा व्यर्थ नहीं जाता, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं वैसा काम करता हूँ। ये सही है बात है कि नहीं, कि जब ये बीमारी आपके शरीर में घुसते आप बड़ा, यानी मैं कह रहा हूँ ये शरीर को, इन बीमारियों का आप अपने शरीर में लेने के लिए बड़ा मेहनत किए। जिसको आज आप भगा खुश है, इसको लाए भी आप ही हैं। अब बड़े खुश थे उस समय जब ये आ रहा था, जब ये बीमारियां आपके शरीर में घुस रही थी तो आप बड़े खुश थे, है कि नहीं? अंडरवेट हो गया हूं, शुगर खत्म नहीं हुई है, दवाएं कम हो गई, हाँ ठीक है सर, दवाएं कम हो गई तो वो भी है ठीक। तो मैं ये जैसे कह रहा हूं कि जब ये बीमारियां आपके शरीर में घुस रही थी, चाहे मोटापा, बीपी, शुगर, तब आप बड़े खुश थे कि नहीं? आपको लग रहा था वो समाज आपके जीवन का सबसे अच्छा फेज है, आपने इतना काम किया, आपने ऐसा किया, आपने इतनी फाइलें क्लियर कर दी, मैंने घर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, बेटे के लिए सारा जान दे दिया, उसके लिए कर दिया, ये कर दिया, ऐसा उस समय आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। बोले इसमें यस और नो कि हाँ, जब बीमारी मेरे शरीर में घुस रही थी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, आपको लग रहा था यही सही काम कर रहा हूं। इस पे यस ने बोले हाँ ये सही बात। जब आपको मोटापा आया था, मोटापा तो ऐसे अपने आप नहीं आया होगा, कुछ आपने किया, बैठ के कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर दिए होंगे, खाना पीना खूब खा रहे हैं, उल्टा सीधा जो मन हो वो खा रहे हैं, कभी आपने कंट्रोल नहीं। अब उस समय जब पिज्जा बर्गर खाते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही पिज्जा वाला मोटापा लेकर आता है। हाँ 100%, ये मनीष सरकार ने क्या दवाएं पूरी तरह खत्म, 100% खत्म हो जाएगा सर।
तो देखिए ये सब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप जिन बीमारियों का आप अभी लेके घूम रहे थे, अब आप मुक्त हो गए हैं, लेकिन इन बीमारियों को लाने में आपने बड़ी मेहनत की है, खूब मेहनत की है। देखिए एक सर लेकिन खूब समोसा खाया है डेली, और उस समय बड़ा अच्छा लग रहा था, है कि नहीं सर? उस समय लग रहा था दुनिया का सबसे बड़ा सुख मैं ले रहा हूँ। समोसा जो खाया आपने या काम किया ऑफिस में, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सुख ले रहे थे। उसी सुख में यह दुख आ गया, उसी सुख में बीमारी आ गई है। तो जैसे मैं 1 मिनट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको ये बीमारी चली गई, मोटापा चले, जो लोग वजन वाले हैं, जिनका वजन कम हुआ, वजन जाने से आपको खुशी मिल रही है कि नहीं? यस और नो, बस इतना लिखे, 2-4 लोग लिखे हाँ ये सही बात है। वजन कम होने से खुशी मिली आपको, लेकिन ये बात वैसे इस वजन को बढ़ाने के लिए आपने बड़ा मेहनत किया था, अनजाने में ही सही। उस समय आप ऐसा ऐसा काम कर रहे थे, आपको लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आप खूब मेहनत किए तब जाके वजन बढ़ा है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने खूब ऐसे ऐसे काम किए हैं, आपको पता ही नहीं चला कब ये वजन बढ़ गया, और धीरे धीरे क्या कहते हैं, यह वजन आपका दुख, क्या कहते हैं, ऑफिस में बहुत देखे आप, पंकज सरकार ऑफिस बहुत काम किया, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ खूब काम किया, उसमें बड़ा खुशी थे इसी वजन बढ़ाने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय आपके शरीर में वजन बढ़ा और आप आज वजन हटा के खुश हैं, ये तो फिजिकल ओबेसिटी है कि नहीं? शारीरिक रूप से। मेंटल ओबेसिटी क्या है वो मैं यहाँ पॉइंट लिखा आज की डेट में, जो आपके अंदर वो वाली चीजें हैं कि मैं इतनी बिल्डिंग बना लूं, मेरा इतना पावर हो जाए, मेरा ये हाँ बॉडीली, ये जो मैं पॉइंट लिखा है, बॉडीली ओबेसिटी वर्सेस मटेरियलिज्म। तो जैसे आपने शरीर में यह वजन, जो मांस, वजन क्या कहें, एक्स्ट्रा वेट क्या, मांस का टुकड़ा ही तो बढ़ गया, मांस का टुकड़ा बढ़ गया, उसी को आप वजन कह रहे हैं। तो मैं एक लाइन में कहने चल रहा हूं कि जैसे आपने बॉडी में वजन बढ़ाया, खूब काम किया, वजन बढ़ गया, आज आप वजन करके खुश है। अगर आज की डेट में आप मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, बिल्डिंग बन जाए, ये हो जाए, ये कार आ जाए, वो कार आ जाए, ये मेंटल मोटापा है। जैसे आप शारीरिक मोटापा छट गया उससे खुशी हो रहे हैं, अगर आप इन बीमारियों से ऊपर उठ पाए मेंटल मोटापा से, तो आपको जिस स्तर की खुशी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सब लोग मेंटली मोटे होकर घूम रहे हैं, अभी शारीरिक रूप से तो पतले हो चुके हैं। मेंटल मोटापा है सभी को? बोले इस समय मेंटल मोटापा है, मैं कह रहा हूँ मानसिक रूप से आप अभी मोटे होकर घूम रहे हैं। मानसिक रूप से मतलब जैसे आप ये अभी सोच रहे हैं कि ये वाला महल मेरे ऊपर आ जाए, ये बिल्डिंग आ जाए, ये पावर आ जाए, ये क्या कहते हैं प्रमोशन हो जाए, ये सैलरी बढ़ जाए, ऐसा हो जाए, ये कार आ जाए। मानसिक रूप से सब मोटे होकर घूम रहे हैं। अभी आप शारीरिक रूप से पतले हो गए हैं, लेकिन मानसिक मोटापा गया नहीं है। तो यही मैं देखिए सभी लोग करें हाँ मानसिक मोटापा है। यह मानसिक मोटापा भी बीमारियों का जगह है। जो लोग अभी क्वेश्चन पूछे कि कब शुगर 80% खत्म हो गया, शुगर 20% बचा हुआ, जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा सर। लेकिन शारीरिक मोटापा कम करके जितना हो सकता था हो चुका है। अभी मानसिक मोटापा बीमारी लाता है। इस मानसिक मोटापे को भी कम करना है। मटेरियलिस्टिक के पीछे उतना ही भागना जितना जरूरत है। ये नहीं, अगर आपको पता है घर में बस पत्नी है, मैं हूँ, एक बच्चा है, अब आप कहें एक फ्लैट तो ले लिया, अरे सैलरी बहुत ज्यादा है क्या करूं, एक फ्लैट वहां बुक करा देते हैं, बुक करा दे, वहां कोई जाने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, आप दोबारा जाके देख भी नहीं पाते। बुक तो करा दिया लेकिन आप वहां जाके देख भी नहीं पा रहे हैं, न तो किराएदार से मिल पा रहे हैं, न किराया ले पा रहे हैं, वो देता है कि नहीं देता है, घर में है भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये मानसिक मोटापा जो लेके घूम रहे हैं ये भी बीमारी लाता है। आप आज शारीरिक मोटापा, आपने ये सात्विक आहार लेके शारीरिक मोटापा आपने घटा दिया, अब ये मानसिक मोटापा भी घटाएं। यह मानसिक मोटापा घटाने का समय है, नहीं तो वही फिर आप कर रहे हैं, वही गलती आप मन के स्तर पर कर रहे हैं जो आपने शरीर के स्तर पर उस समय किया था। खूब ऑफिस में काम किए, खूब फाइलें साइन की, दिन रात जो है सॉफ्टवेयर बनाया, दिन रात ये सब किया, तो उसका परिणाम क्या आया? वजन बढ़ा, शुगर आया, बीपी आया, कोलेस्ट्रॉल, वही तो है। और अब जो है मानसिक मोटापा अगर आप ले घूम रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ आएगा, या वो जो बीमारियां आई हैं पूरी तरह से ठीक नहीं होगा।
मेंटल ऑब्विसिटी, हाँ जी हाँ। तो बॉडीली ऑब्विसिटी अगर छूट गया है तो मेंटल ऑब्विसिटी भी छोड़िए, नहीं तो फिर सब लौटेगा, सब शुगर बीपी सब लौटेगा। असली चीज तो मन का है। मन में अगर आपने वो क्लास याद हो जब मैं लेवल 4 में आप लोग एंट्री कर रहे थे या लेवल 3 में, तो वहां मैंने एक चीज बताया था, वो कड़ाही वाला एग्जाम्पल लिया था। जो आयुर्वेद का जो पहला जो सबसे मशहूर ग्रंथ है आयुर्वेद का, अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम में सबसे पहला सूत्र में ही ये बताया गया है, सबसे पहला सूत्र में बताया गया है बीमारी कहाँ आती है। कि जैसे आप उस पर कढ़ाई में, एक शरीर में कढ़ाई है, कढ़ाई में जब आप सब्जी पकाते हैं तो थोड़े पूरे कढ़ाई में आप आग लगाते हैं, ऐसे कोने एक आग लगा देते हैं, बीच में आग लगती है और पूरा कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होता है, सब्जी पकता है। तो वहां अष्टांग हृदय में पहले सूत्र में यही एग्जाम्पल लिया है कि ये जो आपका थॉट है, जो कि मेरी बिल्डिंग हो जाए, ये हो जाए, आप पूरे शरीर को कढ़ाई माने तो ऐसे आग लगा रखे हैं आपने। अब बाद में कहने सर पूरा शरीर गर्म हो गया, ये शुगर कहाँ से आया, मैं तो खीरा भी खा ही रहा हूँ, मैं तो सर आपका सारा खाना खा रहा हूँ, तब शुगर कहाँ से, मेरा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। आप ये जरा बर्नर ऑफ करिए ना। बर्नर तो आपने ऑन कर रखा है, मैं क्या करूं, मैं तो आपको बता ही रखा सात्विक आहार खाइए, सात्विक आहार तो किया, लेकिन आपने बर्नर ऑफ ऑन नहीं, ऑफ नहीं किया हुआ है। ये जो गर्म कर रहा है पूरे शरीर को, जो ये मानसिक मोटापा है, जो आपको प्रतिष्ठा, पावर और क्या कहते हैं ईगो, मुझे ऐसा कैसे कर दिया, मुझे वैसा कैसे कर दिया। कोई व्यक्ति एक शब्द आपको बोलता है, आप 20 साल ऐसे लोग लेकर ढोते रहते हैं। ऐसा खूब देखा होगा आपने, एक शब्द किसी ने बोल दिया और आप 20 साल उसको लेकर ढोते रहते हैं। तो प्रॉब्लम आपका, आपने बर्नर ऑन कर दिया, 20 साल से उस आग को जलाए जा रहे हैं, तो जब कढ़ाई जब गर्म होगा तो पूरा शरीर गर्म तो होगा ही, तो ये सब आएगा ही आएगा। तो आप शरीर को ऑफ करिए, वो जो अंदर बर्नर आपने जला रखा है। सात्विक आहार जितना होना था हो चुका है, अब 3 महीने 4 महीने हो गया है। तो हाँ, टू मच ऑफ अर्थली डिजायर, वही सर वही कर बर्नर, ये अर्थली डिजायर जो है वही है कि आपने पूरे शरीर को आपने गर्म कर रखा है। अब आप पूछते मेरा बीपी नहीं गया, मेरा शुगर नहीं गया, मेरा डिप्रेशन कब ठीक होगा, मेरा नींद कब आएगी, तो आप कब आप सोना चाहते हैं आप समझिए। अगर आप सोना नहीं चाहते तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ ना। एक मिनट, मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ कि भाई आप ये काम करिए। अब आपको विचार ठीक करना, तो विचार तो आप ही ठीक करना, मैं तो सिर्फ थ्योरी बताऊंगा। तो अब मैं जो बताने चल रहा हूँ, आपका मेंटल ओबेसिटी कम करने का इलाज चल रहा है। अब जो वहां आपने सात्विक आहार में लिया, खीरा पपीता वो सब खाया, अभी खीरा पपीता, मेंटल का खीरा पपीता मैं देने चल रहा हूँ। तो मेंटल ओबेसिटी आप कम करें, यह सही समय है इस समय। मैं चलूं आगे, मैं समझ बता पाया। अब जो स्टेज शुरू हो रहा है आपका मेंटल ओबेसिटी कम करने के लिए, आप खुद ही बीमारी लेके घूम रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। आप दूसरे से पूछते हैं मेरा ऐसे कैसे होगा, मेरा वैसे, आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते हैं कि मैं इस बर्नर को बंद करूं जो पूरे शरीर को गर्म किया है। पूरे शरीर को अगर कढ़ाई माने तो बर्नर आपने ही ऑन कर रखा है, ऑन करेंगे तो पूरा शरीर गर्म होगा, और उसी गर्मी का नाम शुगर है, उसी गर्मी का नाम बीपी है, उसी गर्मी का नाम कोलेस्ट्रॉल है, यही सब है। तो अब जो बीमारी है अब आपके हाथ में है कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं नहीं। आहार से जितना होना था हो चुका है। इसीलिए एलोपैथी वाला बोलता है आपको पूरे जीवन भर ये दवा लेनी है, वो जान रहा है कि ये बर्नर ऑफ कर ही नहीं पाएंगे वो ये नहीं समझाता भाई बर्नर ऑफ कर लो, बर्नर ऑफ कर दिए ऐसे ठीक हो जाएंगे। जो डॉक्टर बोलते हैं ना एलोपैथी ये दवा तो आपको जीवन भर लेनी है, तो खाना भी नहीं बताता है। तो अब मैं वही बात बताने चल रहा हूं कि कैसे आप ये बर्नर ऑफ करें। तो मेंटल ओबेसिटी से कैसे मुक्त हो, ये बताने का समय अब आ गया है। ये जैसे मैं कह रहा हूं आपकी लॉस इन बिजनेस, आपके एक सीनियर बैच में ऐसे ही थे, ऐसे ही क्लास चल रही अस्ते की, उनका जो है बड़े बिजनेसमैन थे मुझे ऐसा लग रहा है, क्लास में थे वो। फिर एक दिन ऐसे मुझे मैसेज किया सर मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। ठीक है, 5 करोड़ का नुकसान है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने उससे यही पूछा कि सर 5 करोड़ कहाँ से आपको फिगर लगा, क्या हो गया आपके साथ। तो अरे सर बिजनेस हुई हो गया, वो हो गया। तो क्या किए थे आप, कहीं आपने यही ग्रो किया, यही सब कुछ चले जाए। अगर आपने बिजनेस कहाँ से ग्रो, यही तो। अब आप जबरदस्ती मानसिक मोटापा लेके घूम रहे हैं, आपका अपना प्रॉब्लम। और उनका नुकसान कैसे हो, मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग नुकसान कैसे होता है, आपने एक शेयर करे, ऐसे भी लोग हैं, मैं 1-2 लोग जानता हूँ। अब जो भी मैं 2-4 लोग उनको भी जानता हूँ, मैं अगर नाम ले लूँ तो इस ग्रुप में उनको जानने वाले लोग होंगे। जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ ITS ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे एक परिचित है मेरे, अब वो रिटायर हो गए हैं।
उनका क्या था, वो शेयर मार्केट में खूब पैसा लगा रखे थे, ठीक है। वो रोज न्यूज पढ़ते हैं, जिस दिन शेयर मार्केट डाउन वो प्रसन्न दिखेंगे, पूरे दिन भर प्रसन्न हुए। और जिस दिन शेयर मार्केट जिस दिन शेयर मार्केट हाई हुआ, शेयर के उनके दाम बढ़े, एकदम प्रसन्न है, और सुभाष कैसे हो, ये है वो, प्रसन्न घूमेंगे, क्लास में आके बड़े मस्ती से क्लास लेंगे। और जिस दिन शेयर मार्केट डाउन हुआ, ऐसे दुखी 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 देखो, जो झूठ मूठ का घूम। जब हाई हुआ तब भी आपके अकाउंट कुछ पैसे आए नहीं, और जब आपका शेयर मार्केट लो हुआ तब भी आपको कुछ पैसे। वो रोज अपनी वैल्यू, शेयर की वैल्यू क्रिएट करते, देखते रहते, हाँ आज मेरे शेयर की वैल्यू 5 लाख है, अगले दिन 5,000 हो गई, 5,000 हो गई, तो उनको लगता है 4,95,000 का नुकसान हो गया है। हुआ कुछ नहीं है अगले दिन वो 6 लाख हो जाने वाला है। लेकिन उस दिन दुखी होके घूमना, तो जनरली हमारा एक नेचर है कि हम सुखी रहना चाहते ही, कोई ना कोई दुख का कारण ढूंढते, कहां मैं दुखी हो जाऊं, कौन सा ऐसा मुझे नुकसान दिख जाए कि मैं दुखी होके घूमूं। जिनका मैं एग्जांपल कर रहा हूँ वो हमारे ट्रेनर थे, हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, तो हम लोग जिस दिन वो मूड डाउन हो, हम लोग बोलते सर आज मार्केट डाउन है क्या, ठीक है, हम लोग यही उनसे पूछ लेते, आपस में बात करते, अरे जरूर मार्केट डाउन है, आज मार्केट डाउन है, इसीलिए आज ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट डाउन, अब से अपना नुकसान मत देखिए। तो जैसे तमाम लोग कहते मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, झूठ मूठ का जबरदस्ती आप सुखी रहना नहीं चाह रहे हैं, ये दिक्कत है। तो मेंटल ओबेसिटी में क्लियर कर पाया, मानसिक मोटापा हम लोग लेके घूम रहे हैं, मेरी ये सैलरी है, मेरी वो सैलरी है। आप इस समय सोचिए जितना भी सैलरी था, इस समय तो 10% में काम चल रहा है, किधर कहाँ खर्च कर रहे हैं। जो लोग सैलरी थे 1,00,000 2,00,000 4,00,000 वाले भी बैठे हैं इसी क्लास में, आप बताएं इस समय कितना महीने खर्च है। इस समय महीने खर्च वही सब्जी और जो आपने गैस खरीदा, यही। इस समय जो आप 4,00,000 वाले लोग, इस समय आराम से 20-30,000 में रह रहे हैं महीने भर का, है कि नहीं। तो जो बाकी 3,70,000 क्या है, वो आपका मोटापा ही तो बढ़ा रहा है। अभी आप जीवित हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सब कुछ देखिए, सब कुछ सही चल रहा है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बाकी फालतू बंद है। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितना आपके पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उतनी की जरूरत है नहीं, कम में भी काम चल रहा है इस समय, सब चल रहा है इस समय मुझे लग रहा है जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। हाँ, डज इट मीन वी शुड गो टू वैराग्य, लेकिन वैराग्य मतलब पहाड़ पे जाना नहीं है सर। वैराग्य जो मैं बताने चल रहा हूँ, अब ये वैराग्य है, वैराग्य का सही डिफिनीशन सर, वैराग्य का समाज में बड़ा गलत मतलब निकला हुआ है। वैराग्य बड़ी अच्छी चीज है, वैराग्य जो एकदम सांसारिक व्यक्ति होगा वही वैरागी हो सकता है, हम लोग सांसारिक में नहीं सही बन पा रहे हैं, ये दिक्कत है। तो वैरागी सर एकदम, अब मैं वैरागी डिफाइन करने चला, आप देखेंगे कि डज इट मीन वी शुड गो टू वैराग, हमें वही होना चाहिए, वही हमारा सत्य है, हमें जो सही होना चाहिए वही हम है नहीं। तो अब मैं आगे चलता हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मानसिक मोटापा सबको है, इसमें कोई डाउट है किसी को है कि नहीं नहीं मुझे डाउट नहीं, मैं तो अपने को कह रहा हूं हाँ है, मुझे मानसिक मोटापा है, मैं उस मोटापे से मुक्ति के रास्ते ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहा है मेरे घर वाले तमाम लोग कहते तुम्हारा मोटापा छोटा तो तुम सब कुछ छोड़ देगे मेरे घर वाले मुझे यही कहते हैं ये मोटापा, इतना मिनिमम मोटापा रहना जरूरी है। सभी लोग मानसिक रूप से मोटे हैं, है कि नहीं। फिजिकल मोटापा आपका भले घट गया है खीरा पपीता खा के, लेकिन मानसिक मोटापा है। हम सोने चांदी का भाव देखकर खुश व ज्यादा हाँ बिल्कुल सर, यही बात है, वी ऑल आर ग्रोन अप इन सच इन्वायरमेंट, हाँ सही बात है सर। एक्चुअली यही मैं कह रहा हूँ, यही तो माया का खेल है सर, ये माया का खेल है कि हम उसी में पड़े हुए, रोज हमें यही सिखाया जाता है, पैसा कमाओ, ये करो वो करो। कितने गार्जियन है वो चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस तो बन जाए, लेकिन आईएएस बन के क्या करे, सारा जो है गलत तरीके से पैसा कमा के घर भर दे। बहुत सारे गार्जियन आपने देखे होंगे, वो गलत कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि आईएएस बन जाना, गलत काम मत करना, देश की सेवा करो। 90% गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चे अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ आईएएस तैयारी करो, ये करो। वो यही चाहते हैं आईएएस जब बन जाएगा खूब कमाएगा, मेरा घर में सबसे बड़ा घर होगा, खूब कमा के भर देगा घर पैसों से। कहाँ घर पैसों से भर देगा, उसकी लाख रुपए सैलरी रहेगी, कैसे भर देगा घर पैसे से। वो बेचारा जिस शहर में रहेगा अपना ही जो है वो नहीं कर पाएगा, खर्च नहीं चला पाएगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ, मानसिक मोटापा मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। अब मैं इसको वो कैसे करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे। अब यहां से शुरू हो जाता है, तो लॉस इन बिजनेस, जो मैं लॉस कर रहा हूँ लॉस भी कुछ नहीं होता। लॉस आप जो है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मतलब आपके दिमाग में ही है, लॉस कुछ हुआ नहीं, आपने यहीं पे लिया था यहीं दे दिया। जब फायदा हुआ था तब तो आप नहीं बोल रहे थे, फायदा हुआ तब आपने किसी को नहीं बताया, अभी आपको
नुकसान हो गया था आप दुनिया भर को बता रहे हैं। शेयर मार्केट जिस दिन बढ़ता है आपको कोई आके बताता है आज बढ़ गया, आज तो मेरा अच्छा हो गया। इट इज नोशनल। हाँ सर यही इट इज नोशनल, एकदम सही कह रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मानसिक मोटापा घटाने की जो दवाई है वो ये है अस्तेय। ये मानसिक मोटापा का दवाई। अभी मैंने अस्तेय का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बताया कि आप चोरी कर रहे हैं, दूसरे का हिस्सा मार रहे हैं, दूसरे का अधिक से अधिक मटेरियलिस्टिक चीजें क्रिएट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उतने की जरूरत है ही नहीं। तो आज जैसे मैंने कल बोला कि हमारी पूरी पीढ़ी चोर है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है टू शेयर व्हाट यू है। जो आपके पास है लोगों से शेयर करिए, इतना जरूरत नहीं जितना आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अस्तेय के लिए हम अस्तेय क्यों करना चाह रहे थे? हमें सिक्योरिटी मिलेगा। हमें चोरी हम इसलिए कर रहे थे, हमें बहुत रिसोर्सेस को ग्रैब कर लेंगे, रिसोर्सेस के हम मालिक बन जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी आ जाएगी। वहीं पे पतंजलि जी आए, बोले अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय की प्रैक्टिस करो, चोरी मत करो। तो चोरी मत करो मतलब क्या कि एक तो वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है, चोरी मत करो यानी आपको कहा जा चोरी। दूसरा कहा जा रहा है जो आपके पास है इसको लोगों से शेयर करो, तो चोरी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप जो आपके पास है अगर आप लोगों से शेयर करना शुरू कर दीजिए तो चोरी जैसा शब्द ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? आज लेट, ठीक है कोई बात नहीं सर। हाँ ठीक है। अब एक सर देखिए मैसेज लिख रहे हैं, मैं लंबे समय से करीब 2 वर्ष से ज्यादा मानसिक मोटापे कम करने में लगा हुआ हूँ, करीब 1 करोड़ के लाश को मन से निकाल चुका हूँ। हाँ बिल्कुल सर, मानसिक मोटापा कम करें। अब आगे आने वाला सर, वो दवाई आ गई। जिन लोग मानसिक लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर मानसिक मोटापा है, तो अब यहाँ वो समय आ गया है। अभी तक मैं बोला था चोरी मत करो, चोरी मत करो, बल्कि अब मैं उल्टा बोला, जो आपके पास है शेयर करो, शेयर करो लोगों से। यही अस्तेय की प्रैक्टिस है, ये आपको सारी बीमारियों से मुक्त कर। जो आपके पास है आप लोगों से शेयर करना शुरू करो और आप देखेंगे सारी बीमारियां भाग जाएंगी। कैसे? इस ग्रुप में देखिए कितने लोग हैं कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैं वो करता, सभी लोग शेयर करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये निम्मो का एग्जाम्पल है, मैं आपको लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बोल तो रहा हूँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है टू शेयर व्हाट यू हैव, लेकिन शेयर करना इतना टफ है, इतना टफ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सभी लोगों ने एक बात फेस की होगी, आप ट्रेन में जा रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 10 बजे ट्रेन में चढ़े, अब आपको 2 घंटे की जर्नी करनी है। सामने वाले का रिजर्वेशन है स्लीपर में या एसी सीट में, स्लीपर मान लीजिए बैठा है, आराम से बैठ के कोने किताब ही पढ़ रहा है, ठीक है, और आप पूरी सीट रिजर्वेशन में है, या लेटा हुआ, मान लीजिए लेटा हुआ है, और आप अगर खड़े हैं आप बोलते भाई थोड़ा पैर हटा लो अब मैं बैठ जाऊं। देखिए कितने लोग करते हैं शेयर करना, है असंभव, मेरा रिजर्वेशन है मैंने किया है। जबकि आप एक कोने बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं बैठने, अजीब सा मन में लगता है। शेयर करना ये सभी ने फेस किया होगा, मैंने बहुत बार फेस किया आपने कभी वेटिंग टिकट लेके बैठ जाएं और आप तब देखिए कैसे आपके साथ बिहेव होता है, आपको समझ में आता है बाप रे, जबकि ये सीट पूरी खाली है, वो सिर्फ बैठ किताब पढ़ रहा है, आराम से कह सकता है कि हाँ कि बैठ जाओ। जो है डेली करते हैं जी, देखिए ये आपने सबने फेस किया होगा। ये अगर वो व्यक्ति सिर्फ कह दे हाँ यार बैठ जाओ क्या दिक्कत है, अब बहुत लोग कहते भी हैं कि हाँ बैठ जाओ, अच्छे भी लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन ये सबने सिचुएशन फेस की होगी, पूरी सीट खाली है और आदमी लेटा हुआ, कोने आप बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है। लेकिन कितना टफ है शेयर करना वो। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल निम्मो का ले रहा हूँ। निम्मो एक बच्चा है, 7 साल का है, दिल्ली में है, ठीक है, और मैं उसको अपना दोस्त कहता, वो मुझे अपना दोस्त कहता, अपन सब जगह बोलता रहता है कि सुभाष भैया मेरे दोस्त है, कहीं भी कोई फंक्शन होगा मुझे हमेशा इनवाइट करेगा, फोन करेगा, अभी भी खुद का बर्थडे कुछ भी कोई बात होगी फोन करके हाल चाल पूछता है, मैं भी जब भी ज्यादा कदा हमेशा बात ही करता रहता हूँ। तो वो बच्चे से मेरा जो परिचय है, मैं दिल्ली में जहाँ रहता था नेहरू विहार एरिया में जब मैं रहता था, तो मेरे घर के बगल में जो मकान, एक मकान था उनका छोटा, मेरे घर पड़ोसी का जो है बेटा था ये, और पता नहीं ऐसे मैं रोज अम्मा के साथ ऐसे वॉक करता था, रोज मतलब मॉर्निंग इवनिंग वॉक जैसे रोज होता था। एक दिन ऐसे तकरीबन वो 1.5 साल का था, ऐसे ही हम लोग वॉक करने जा रहे, वैसे आया मेरा उंगली ऐसे पकड़ लिया, ऐसे उंगली पकड़ लिया और मेरे साथ चल दिया, और रोज देख रहा मैं वॉक करता हूँ अपनी दादी के साथ, मेरे घर के ठीक सामने एक मंदिर था, और वो मंदिर में रोज अपनी दादी के साथ जाता था सुबह सुबह, अब उसी समय मैं वॉक करने जाता था। तो एक दिन
और रोज देखता था ये वॉक करने जाते थे। एक दिन तो अपनी दादी साथ, एक दिन ऐसे उसने मेरा उंगली पकड़ा और पूरा नेहरू विहार का चक्कर, करीब 1 किलोमीटर हम लोग चक्कर लगाते हैं। फिर मैं उसको कई जगह उठाया कि हाँ चलो आओ गोद ले लूं, तो गोद ले लिया। 1.5 साल का था, 1.5 या 2 साल का रहा होगा ऐसे ही। तो मैं उसको कभी उठा के कभी नीचे उसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे, उस दिन मुझे याद है जो हम लोग 20 मिनट यात्रा करते हैं, वॉक 20-25 मिनट हो जाता है, उस दिन तकरीबन 1 घंटे धीरे धीरे उसके साथ ऐसे किए। और ऐसा एक रूटीन बन गया कि एक पहले दिन का उसने उंगली पकड़ा था, और उसके बाद तो जब तक मैं नेहरू विहार में रहा, मेरे वॉक करते समय रोज अपने घर से तैयार होके, बिल्कुल तैयार होके मेरे घर पर, सुभाष भैया चलें वॉक करने चलें। ऐसे एक दिन बस वो हुआ था, तब से जब तक मैं नेहरू विहार में रहा, तकरीबन 2.5-3 साल ऐसे, शायद ही कोई दिन रहा वो ना आया हो। बारिश भी हो रही थी, छाता लेके आता था, मम्मी से लड़ के छाता लेके आता, नहीं नहीं वॉक करने जाना। कभी घर पे आया बैठा है, नहीं निम्मो आज वॉक नहीं करने जाएंगे, आज बारिश, अच्छा ठीक है, छाता बंद करके बैठ गया इस तरह। तो जैसे उस बच्चे की मैं बात करूं, जब मैं फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, अभी वो बच्चा करीब 8 साल का है। तो अभी जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो हमेशा मिलने जाता हूँ, उसको फोन कर दूंगा यहाँ हूँ, आता है, फिर पापा से जिद करे चलिए सुभाष भैया वहाँ आए। कई बार ऐसा हुआ पापा से जिद करके मिलने चलना, पापा भी अब भैया भी समझ गए हैं तो ले आते हैं, जब अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो ले आते हैं कि हाँ चलो 1 घंटे उनके साथ रहो। तो उस बच्चे का जैसे जब मैं उसके साथ वॉक करता था, तो उसका एक दुकान था, उसको जो भी चिप्स कुरकुरे ये सब बहुत जो पसंद होते हैं, तो क्या कहते हैं चिप्स, तो रोज एक दुकान पे मैं चिप्स लेता था, ठीक है। तो उसके लिए चिप्स लेता था, जबकि पार से जब घूम के लौटते थे तब मुझे उसको दुकान, चलिए मुझे चिप्स लेना है, आज मुझे लेस चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, तो मैं रोज एक पैकेट दिलाता था, अब बिना कहे जो है। तो रोज आता ही था घर में, रोज उसकी मम्मी पापा डांटते क्यों भैया उसको दिलाते हैं, क्यों वो करता है, उसको भी डांटते मत लिया करो, घूमने जाओ, ये करो वो करो। तो हाँ एकदम सही कह रहे हैं सर, मैं भी जो एक सर लिख रहे हैं, ही माइट बी योर लास्ट इनकारनेशन फ्रेंड और मे बी योर फैमिली एंसेस्टर, एकदम यही बात है सर। इवन उसके दादा दादी भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं सुभाष जरूर तुम्हारा इससे कुछ पास्ट लाइफ का है, मैं भी यही मानता हूँ सर। नहीं तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये हो ही नहीं सकता ना, जिस तरह वो जुड़ा हुआ है मुझसे। अब बहुत लोग मेरे गांव में तब तब मैं मैरिड नहीं था जब की बात है, तो मेरे गांव में बहुत हल्ला सब हुआ था, इन्होंने शादी कर ली है, बताया इनका 5 साल का बच्चा भी है, ऐसे मेरे गाँव में चलता है सर। उस बच्चे को जो मुझे दिल्ली में देखते थे वॉक करते हुए, तमाम कभी मेरे गांव के भी लोग देखते थे जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो मेरे गांव ये था कि इनका बच्चा है, इन्होंने शादी भी कर ली है, इनको बताते नहीं है, ये है वो है। तो खूब मैं भी सुनता था, ठीक है इग्नोर करता था, कोई कुछ भी बोलता, शब्दों गुलामी नहीं करता हूँ कि कोई कुछ बोल दे मैं गुलाम थोड़े हूँ, आपने बोल दिया मैं उसको सफाई कर देता रहा। जैसे कहा उस बच्चे को लेके ये सारी, तो मैं भी मानता हूँ उसके दादा दादी सब यही कहते हैं, उसके इवन पापा भी कहते हैं कि भैया पापा तो इसका मैं हूँ, लेकिन जो है ये आपको ज्यादा वैल्यू करता है। भाभी भी जो है उसकी मम्मी भी बात कहती है, भैया पता नहीं क्या है ये, बस सुबह उठता है बस सुभाष भैया के जाना है, ये करना है, कहीं भी जो है। तो सर हाँ, तो अब मैं आगे चलता हूँ, इस बात पे आगे चलना शुरू करता हूँ। कहाँ तक हुआ, हाँ, तो निम्मो का मैं रोज उसको नमकीन दिलाता था। तो एक दिन मैं ऐसे धीरे धीरे निम्मो को रोज पार्क में ले गया, नमकीन दिलाया दिलाया। एक दिन मैं उसको बोला कि निम्मो इसको शेयर किया करो लोगों से। बोला अच्छा क्या होता है, शेयर करना क्या होता है? यही अस्ते, मतलब मैं बताऊं, देखिए अस्ते का पालन कितना टफ होता है। मैं बोला शेयर, बोले तुम पार्क में, मैं कहा जाओ बच्चों को, और बच्चों को खिलाओ, अच्छा। तो फिर बोला शेयर करने से क्या होगा? अब 4 साल 5 साल बच्चा कह रहा है शेयर करने से क्या होगा? तो मैं बोला हाँ शेयर करने से खुशी मिलेगी। तो बोला अच्छा। तो गया छोटा सा एक बच्चे को, लो खाओ। सब बच्चे को एक दिन वो पन्नी से अपने निकाल निकाल के दिया, चिप्स या कुरकुरे जो भी था, शेयर किया। तो मैं पूछा हाँ नहीं मुझे, बोला दे दिया भैया। मैं बोला क्या हुआ? तो कह रहा है खुशी मिली। अब वो जान नहीं रहा खुशी क्या है, ठीक है। मैंने बोला था शेयर करेंगे तो खुशी मिलेगा, अब वो मुझे कह रहा है खुशी मिली। तो फिर अगले दिन गए, एक पैकेट फिर लिया, फिर ऐसे अगले दिन शेयर किया। मैं कहा निम्मो क्या हुआ? खुशी मिली। मैं कहा कहाँ है खुशी? मिली, आपने बोला था खुशी मिली। अब वो समझ नहीं पा रहा खुशी मिली क्या है। मैंने उसको बोला था खुशी मिलेगी, तो अपने आप कह रहा है हाँ खुशी मिली खुशी मिली। ऐसे 2 दिन 3 दिन तो चला। फिर चौथे दिन जब दुकान पहुंचा तो बोला भैया आज मैं 2 पैकेट लूंगा। ठीक है। मैं कहा क्यों? तो को बोला एक तो मैं शेयर करूंगा, एक मैं अकेले खुद खाऊंगा। उसने देखिए 2 दिन 3 दिन में छोटा सा बच्चा समझ गया कि शेयर करना कितना टफ है, अपना हिस्सा जब जाता है तो कितना टफ है। 2 3 दिन तो शेयर किया, खुशी मिली बोलता रहा। अब समझ में आ गया नहीं जो दुख हो रहा है कहाँ खुशी मिल रही है।
उसके अंदर से भाव निकल के आया नहीं। उसके बाद से लगातार 2 पैकेट लेता रहा, जाता है पार्क में गया, 1 पैकेट खोलेगा, सबको पहले शेयर करेगा, सबको बांट देगा, फिर दूसरा पैकेट आराम से खोल के पूरा खाएगा, पार्क में तब चलेगा वापस। तो जैसे मैं इस एग्जाम्पल ये समझा पाया कि शेयर करना कितना टफ होता है। एक 4 साल का बच्चा भी समझ गया कि जहां शेयर करना है, देखिए उसकी कैसी हालत होगी। तो जो मैं अस्तेय का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी संपत्ति को लोगों से शेयर करना, यह बहुत ही टफ है। ये आसान चीज नहीं आपको लग रहा हो, मैं तो शेयर करता हूँ, मैं तो यहाँ डोनेट कर रहा हूँ, मैंने इनका उतना फीस दिया, मैंने उतना उनका फीस दिया। वो अभी जब बताएंगे जो है तब समझ में आएगा कि शेयर करना टफ होता है नहीं। यस आर नो, बस ये बताएं, शेयर करना यस आर नो बताएं। हाँ, शेयर करना टफ होता है, लेकिन आप जितने भी धर्म देखिए, हाँ ठीक है, सभी लोग देखें, ये शेयर करना बहुत टफ होता है। अभी आपसे कोई बोले जो है कि थोड़ा सा नॉर्मल कुछ नहीं, आपके घर में एक कबाड़ पड़ा हुआ है जिसको आपको फेंकना ही फेंकना है, लेकिन अभी कोई आ जाए कि इसको दे दीजिए, मेरा उससे काम हो जाएगा, तब देखिए उसमें भी आपको उसके वैल्यू, अरे कैसे दे दे, इसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे इसको मैं कबाड़ी दूंगा, 5 रुपए मिलेगा, आप भी दे दीजिए 5 रुपए। आप उसमें मन में 5 रुपए की ही आशा जग जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूँ शेयर करना, अभी आपकी जो भी आपकी पावर है, प्रतिष्ठा है, अभी आपसे कोई आके बोलेगा आप थोड़ा एक सर एक बार आप उनको फोन कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, देखिए आपका जो एक पावर है, आपको पता है बहुत छोटी चीज है, मैं फोन कर दूं, लेकिन बोलने में जो है एकदम टफ हो जाता है, अरे कैसे मैं बोल दूं, कैसे बोल दूं। जबकि हमारे सारे धर्म देखिए, हम लोग सभी लोग धार्मिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सब लोग जुड़े हुए हैं। आप बताएं जो है अस्तेय जो शेयर करना तो हर धर्म में सिखाया जाता है, कौन सा ऐसा धर्म है जो हमें नहीं सिखाता। लंगर बताइए, सिखों में जो लंगर का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है। इसमें 1-2 लोग हैं सिख में, लंगर का जो कॉन्सेप्ट है, जो नानक जी थे, कहा था नानक जी ने को बचपन में उनकी मम्मी ने दिया पैसा कि जाओ मेला घूम के आओ, और मेला घूमने जाते हैं, रास्ते में उनसे कोई भीख मांगता है, तो नानक जी ने जो है 10 रुपए दिया, अपने सारे कपड़े वगैरह सब उतार के उसको दे दिए। उसी बात को नानक जी की उसी बात को सिख लोग सेलिब्रेट करते हैं लंगर के नाम से, कि जब हमारे गुरु ने सब अपना दे दिया था तो हम क्या थोड़ा सा नहीं दे सकते, हमें थोड़ा सब कुछ देना है, हमें तो सिर्फ लंगर के लिए देना है। उसी बात को, गुरु की इस बात को यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। और इसी तरह नानक जी के लाइफ का एक और कहानी है। अब इसमें कोई है, जेबी सिंह सर आप बोल सकते हैं, हर की चिड़िया हर का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट, ये जानते हैं सर। एक बार क्या हुआ कि नानक के पिताजी जो है, गुरु नानक जी के पिताजी बोले कि खेत में, अच्छा 20 रुपए दिए थे, हाँ सर हो सकता है मैं रुपए ने 20 रुपए दिए थे, ठीक। तो नानक जी के पिताजी खेत में काम कर रहे थे और कहीं जाते हैं जो है, तो बोलते हैं कि इसको देखते रहा ना, मैं आता हूँ, और कोई चिड़िया न आए, चिड़िया जैसे आती है खेत वो चुग जाती है, तो ना वो उनके पिताजी चले गए, और उनके पिताजी चले गए, चिड़िया उनके पिताजी जब तक चिड़िया मार मार के भगा रहे थे, नानक जी जब बैठे थे चिड़िया आई तो देखे लगे, तो नानक जी उल्टा गाना गा रहे हैं कि हरी की चिड़िया हरी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ, ना तो मेरा खेत है ना तो चिड़िया मेरी है, तो खाओ जो है। तो उनके पिताजी आए, बोले रे ये क्या हुआ, मैंने बोला था कि चिड़िया को भगा दियो, क्यों नहीं भगा रहे हो। तो नानक जी बोलते हैं क्या भगाऊं, जो है ना मेरा खेत है ना चिड़िया मेरी है, तो हरी की चिड़िया हरी का खेत है, वो खा रही है, खाने दीजिए। तो यही जैसे ये सब बातें अस्तेय की बातें, अपनी प्रॉपर्टी। अब उनके पिताजी उस खेत को तो अपना समझ रहे हैं, अपना समझ के मैं चिड़िया से क्यों बांटू, और नानक जी कह रहे हैं हरी की चिड़िया हर का खेत। बोल सकते हैं रविंद्र सर, कोई जो सिख धर्म के 2 लोग तो हैं मुझे लगा सिख धर्म पालन करने में, वो याद है किसी को पूरा लाइन, आप बताएं किसी को तो याद होगा। रविंद्र सर याद है ये? मैं तो सिख धर्म उतना कम जानता हूँ सर, थोड़ा सा पढ़ा, बताएं सर है ये लाइन? लाइन तो है, जो गुरु नानक की जो साखी है उसमें है ये, पूरा बता सकते सर, हर की चिड़िया हर का खेत, खा ले चिड़िया भर भर के, ये कहीं आता है? मैं उतना जानता नहीं, मैं तो एक लाइन ये जानता हूँ। ये गुरु ग्रंथ साहब में नहीं आता, गुरु नानक की साखी में आता है। अच्छा अच्छा, है ना ये सर? हाँ जी हाँ देखिए है, सर बताते हैं। जेबी सिंह सर आइडिया है सर, कहीं पर याद है सर? नहीं सर याद नहीं मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं इसको सीखा था जो है, मैं जहाँ सीखा था, जब मैं विपासना के कोर्स में 2012 में मैंने विपासना कोर्स किया था, तो वहाँ पे जो SN गोयनका जी हैं उनका क्लास चलता है, सत्यनारायण गोयनका जी का क्लास जो इवनिंग वहाँ चलता है विपासना में,
हाँ देखिए, ये देखिए विमल सर लिखे, हर दी चिड़िया हरिदा खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। यही नानक जी गा के नाच रहे थे, पिताजी आए गुस्सा आ गए, पिताजी आए गुस्सा आ गए, मारे भी, कहा था नानक को मारे भी उस समय। तो वो यही बोले कि भाई यही है अस्ते, जो आपके पास है आपका अपना है। पिताजी उस ईगो में, तो मेरा खेत है, मेरा खेत है, मैंने लगाया, कैसे कर रहे हो। नानक जी उस ईगो से बाहर थे, यानी अस्तेय उनके स्वभाव में था, जो आपके पास है शेयर करो लोगों से। उन्होंने चिड़िया से शेयर किया। तो जैसे मैं ये कहूं कि देखिए सिख धर्म में अस्तेय का है, मैं ये बताना चला अस्तेय का टीचिंग हर धर्म में है। अगर जो सिख है अगर अपनी संपत्ति शेयर नहीं कर रहा है तो फिर काहे का सिख। जकात मुस्लिमों में देखिए जकात का कॉन्सेप्ट है। मुस्लिम में रमजान के महीने में, उस दिन रमजान वाली क्लास में जो मुदीर सर आए थे बताया कि रमजान के महीने में उनका ये है कि आपको सरकार को टैक्स देने के बाद, पहले तो सरकार का टैक्स चुकाइए, उसके बाद और आपके अपने खर्च निकालने के बाद जो भी सेविंग बची उसमें से शायद कोई 10, मुझे परसेंटेज याद नहीं है, 12% या 10% उनको दान करना होता है, उसको कहते हैं जकात। और अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी गरीब व्यक्ति किसी जरूरतमंद को दान किया जाता है। ये रमजान के महीने में होता है। इसी बात को वहाँ कहते हैं, ईद के त्योहार दिन ईदी मनाते हैं, नहीं जो ईदी कहते हैं, अपने से बड़ा है छोटे को ईदी देता है। जैसे हम लोग यहाँ रक्षाबंधन के बहन को देते हैं, भाई बहन को कुछ पैसे देता है या कुछ गिफ्ट देता है। मुसलमानों में यह है कि उस समय ईद वाले दिन जकात देते हैं। हमारे में दसवंत बोलते हैं। हाँ देखिए ये क्या है सर, दसवंत। हाँ पिछले बैच में किसी ने बोला था जी सर जी, दसवंत 10% जो है ना अपनी संपत्ति का 10% देना। हाँ वही सर, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो अस्तेय का गुण है अपनी संपत्ति को शेयर करना, हिंदू इसमें भी है, क्या कहते हैं सिख धर्म में भी है, दसवंत हो गया। मुस्लिम में वही चीज जकात बोला जाता है सर, और वो देते हैं। आप देखिए मुस्लिम में जैसे हम लोग रक्षाबंधन में अपनी बहन को देते हैं, मुस्लिमों में हर बड़ा व्यक्ति सबको देता है। अगर घर में दादाजी हैं तो अपने बेटे को भी देंगे, अपने बेटी को देंगे, जो भी छोटे लोग हैं सबको देते हैं। तो जकात का कॉन्सेप्ट देखिए वहां पर भी है। जकात जैसे में अगर आपको कहानी याद हो, सत्य वाली क्लास मैंने कैसे बताई, जो एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू लेडी का जान बचाया अपना रक्त देके, वो जकात ही तो था, वो अस्तेय ही तो था। और क्या था वो अस्तेय ही था कि उन्होंने अस्तेय को बहुत अच्छे स्तर से समझा। यहाँ लोग पैसा से को अपना खून शेयर कर दिया उस व्यक्ति ने। भाई ऐसे ही लोग, मैं ईश्वर कहता हूँ, ऐसे ही लोग ईश्वर हैं, जहां अपना वो खून तक शेयर कर दे, ऐसे लोग तो ईश्वर हैं। अच्छा ये हिंदू धर्म हो गया। तीसरा आता है, सॉरी ये हो गया मुस्लिम। तीसरे में आता है कम्युनिटी सर्विस। क्रिश्चियनिटी में आता है कि क्रिश्चियन जो लोग हैं, आप देखिए क्रिश्चियन के लोगों का एक ही चीज उनका गुण है, उनके अंदर कम्युनिटी सर्विस जबरदस्त भरा होता है। हमेशा समाज की सेवा करने में क्रिश्चियन आगे रहते हैं। क्रिश्चियन इतना आगे है कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि 1930 में कहा जाता है कि इंडिया में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी फैली थी, और उनका मुझे नाम याद नहीं है। एक जो है इंडियन जो है यहाँ के डॉक्टर वैद्य थे, वो तो अपना जान बचा के भाग रहे थे, इलाज ही नहीं कर रहे थे। उस समय इंग्लैंड से या उधर से वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत सारे मिशनरीज आए, अब बीमारी की सेवा करते, बीमारियों की सेवा करते करते यहाँ आए और मर गए। उन्हें पता था मैं मरने ही जा रहा हूँ। बहुत सारे मिशनरीज आए। बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब देश आजाद हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सबका बहुत सम्मान किया कि जो यहाँ सिर्फ मरने आए, सेवा करते करते मर के चले गए। आप देखिए जो व्यक्ति आ रहा सेवा करने, वो ये जान रहा है कि मैं मर जाऊंगा। उस समय इंडिया में ही लोग जो है सेवा नहीं कर रहे थे, दूसरे का भाग रहे थे कि नहीं करना है, जान कौन जा। इस समय जैसे कोरोना है, लोग इस समय न्यूज आ रहे हैं कि लोग अपना एक परिवार का डेथ हो गया, लोग डेड बॉडी नहीं छू रहे हैं कि मुझे भी हो जाएगा। लेकिन उसी में कोई ऐसे भी लोग हैं जो लगातार छू रहे हैं सब कुछ। एक मैं वीडियो शेयर करूंगा, कल ही एक वीडियो एनडीटीवी का एक वीडियो आया है। गुजरात में कोई है एकता ट्रस्ट, आप सबने देखा हो एकता ट्रस्ट के बारे में, कि वहाँ एक मुस्लिम है, उन्होंने एकता ट्रस्ट खोला हुआ है। इस समय गुजरात जो सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके एनजीओ से टाई अप किया, वो पूरे जितने भी कोरोना से लोग मर रहे हैं उनका वो कर रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से, मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज से, क्योंकि लोग मर जा रहे हैं, कोई उनका घर वाला छूने को नहीं तैयार हो रहा है।
एकता ट्रस्ट के नाम से, एनडीटीवी में देखा वो न्यूज जो उनके बारे में। तो देखिए ऐसे ही लोग जैसे कर रहा हूँ, मैंने देखा, हाँ देखिए अंशु जी करेंगे, हाँ मैंने देखा। अब वो बताइए जो मुस्लिम है वो सबके लिए कर रहा है, यही तो जकात है, कम्युनिटी सर्विस। इससे अच्छा मुसलमान कोई हो नहीं सकता। तो वो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, जाति धर्म छोड़ के जो है एकदम लगे हुए हैं। तो जैसे इसमें देख कोरोना फैला, हमारे अपने ही लोग वो नहीं करने को तैयार। ऐसे ही 1930 में इंडिया में जो बीमारी फैली थी उस समय लोग नहीं तैयार थे, और बाहर से क्रिश्चियन मिशनरी बहुत सारे आए और यहाँ आके वो सेवा करते करते मर गए, सब मर के चले गए। एकता ग्रुप है, हाँ देखिए रविंद्र सरकार है, एकता ग्रुप। हाँ सर वही एकता ट्रस्ट, जो मैंने वीडियो देखा था एकता ट्रस्ट के नाम से था, और उनके पूरे वॉलेंटियर हैं वो सब। डेट उस समय वो यही काम कर रहे हैं, शहर में जहां जहां कोविड से डेथ हो रही है जाके उनको ला रहे हैं और वो कर रहे हैं, सारा हिंदू रीति रिवाज से मुस्लिम रीति रिवाज से सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिटी सर्विस, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। कम्युनिटी सर्विस भी हर धर्म में है, लेकिन क्रिश्चियन इस धर्म इस मामले में बहुत शायद ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। क्रिश्चियन जो है धर्म के मामले में सेवा के मामले में बहुत आगे है। तो जैसे मैं कहूँ देखिए अस्तेक क्रिश्चियन धर्म में भी है। अगला चीज आता है ये हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में यह चीज दान के रूप में है, अपनी संपत्ति लोगों से शेयर करना। हिंदू धर्म में कहा जाए दान करो, दान करो। आप मंदिर में जाते हैं दान करते हैं, यहाँ जाते हैं वहां दान करते हैं। इस समय तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में दानियों की कोई कमी नहीं। इस समय जिस स्तर पर लोग दान दे रहे हैं ये बहुत अच्छी अस्ते। देखिए बेसिक नेचर है लोगों का, शेयर करना एक बेसिक नेचर है। इस समय ये मैंने उस दिन डिस्कस किया, कितने लोग बताइए इस समय भूखे लोग सड़क पे घूम रहे हैं, सरकार भी शायद कहीं ना कहीं पीछे हो रही खिलाने से, लेकिन लोग आगे बढ़ के खिला पिला रहे हैं। तो ये जैसे मैं ये समझा पाया कि अस्तेय का गुण सभी धर्मों में है, यस और नो। तो मैं ये कहा चाहूँ अस्तेय यानी अपनी संपत्ति को लोगों से शेयर करना, ये अस्तेय का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। चोरी करना एक जगह, मैं कहूँगा आपको चोरी नहीं करना है तो क्या करिए, अपनी संपत्ति देखिए और देखिए कि मुझे जीवित रहने लिए जितना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आपको शेयर करना चाहिए। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप अच्छे हिंदू हैं, एक आप अच्छे सिख हैं, एक अच्छे मुसलमान हैं, एक अच्छे ईसाई हैं। शेयर करना ही बेसिक गुण है आपके पास जो है। शेयर आदमी किससे करता, शेयर दूसरों से नहीं करता, शेयर अपने आप से करता। आप अपने बच्चों के लिए शेयर कर देते हैं, अभी आपका बच्चा भूखा हो तो आप तुरंत दे देंगे, लेकिन वही उसी एज का दूसरा बच्चे के लिए सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को अपना मान रहे हैं, बाकी को अपना मानते नहीं। तो शेयर आप तभी करना शुरू करेंगे जब आप सबको अपना मानना शुरू करेंगे। बिना अपना माने आप शेयर नहीं कर सकते। इसी को वननेस या प्रेम कहते हैं, यानी शेयर वही कर सकता है जो प्रेम में है। जब तक आपको प्रेम हुआ नहीं है या दूसरे के साथ वननेस नहीं है तब तक आप नहीं करेंगे। तो हाँ, तो अब मैं अगला टॉपिक आ जाता हूँ। अच्छा सॉरी, एक टॉपिक ये छूट गया, पिलग्रिमेज। तो हाँ पहली बात तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी हिंदुओं में भी है। हिंदू में देखिए हम सब लोग दान करते हैं, सभी लोग आप दान करते हैं। शेयर में मानसिक, हाँ देखिए अंशु देखिए, शेयर में मानसिक शांति व खुशी मिलती है बिना कहे। जैसे मैं कहूँ एक शेयर का एग्जाम्पल छोटा सा है, देश योग ने हम साथ है मुहिम शुरू की है। मैंने एक मैसेज ही तो लिखा था, सिंपल एक मैसेज लिखा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग दीजिए। देखिए कितने आ गए। जैसे कल का आप लोग क्लास में थे, सही में देखिए कितना बता रहे, 62,000 रुपीज इकट्ठा हुए हम साथ है मुहिम में। और जितना काम हो चुका है तकरीबन 5 लाख रुपए तक का सब सामान बढ़ चुका है। गेहूं चावल या जो भी 700 पैकेट लगभग बढ़ चुके हैं। 700 पैकेट, और हर पैकेट शायद 3 या 3.5 रुपए, 350 रुपए का है। शहर अलग अलग जगह, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में पैकेट बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन और दूसरी जगह तो मैं कह रहा हूँ 300 350 मानिए तो भी 2.5 लाख रुपए का सामान बढ़ चुका है। और इस समय क्या कहते हैं इकट्ठा कितना हुआ है, 62,000। उस 62,000 में से हमारे कितने खर्च हुए, सही में 38,000 40,000 खर्च हुआ। यानी अभी 20-22,000 रुपए हम साथ हैं मुहिम में अभी रखा हुआ है। तो जैसे मैं ये कहूँ कि देखिए शेयर का, मैंने एक मैसेज लिखा, कैसे कोई ना कोई शेयर करने वाला आ गया। आप ही ग्रुप में से कई लोग, कोई बिना कहे लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने ये किया, अपनी संपत्ति शेयर करने में अजीब सी एक खुशी मिलती है। और यहाँ आपको दिख भी रहा है, इसीलिए मैं शोभित जी को जानबूझ के बोलता हूँ। हालांकि ये योग के हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शोभित जी तब भी मैं बताता हूँ कि आप जो है जितना हो रोज अपडेट किया करे, भाई कितने लोगों को आपने दिया, कितने लोगों को कहाँ दिया। जैसे कल देखिए एक मैसेज आया 15 दिन 15 लोगों को देना है, ऐसे रोज कुछ ना कुछ मैसेज आ रहे हैं।
2-3 दिन पहले दिल्ली में दिया था। ऐसे जहां जहां रिक्वायरमेंट आ रही हम लोग उसको देते जा रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक मैसेज लिखा था, लेकिन अभी तक सामान देने में पैसे की कमी महसूस नहीं हुई। मैंने अपना तो खुद 1000 रुपये मैंने शेयर किया था। हाँ देखिए 62,560 रुपये मैंने, अब उसमें सर इसमें 1000 रुपये ही मेरा है। मैंने शुरू का जो मैसेज लिखा था 1000 रुपये मैंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन देखिए जैसे आप शेयर काम शुरू करिए, अपने आप कहाँ से आया था आपको समझ में नहीं आएगा। अपने आप चीजें कहाँ से आ जाएंगी। जो आपके लेवल 5 में एक है विक्रम सर हैं, वो आगरा में है सर। ऐसे जब वो 58 पैकेट उनको आगरा में जरूरत पड़ी कि सर 58 पैकेट देना है, उस समय पैसे थे ही नहीं। उस समय पैसे नहीं थे, इतने इकट्ठा नहीं हुए थे। तो मैंने वो बोले कि सर कैसे करें, कैसे देंगे। तो मैंने बोला विक्रम जी आप पैकेट बनवाइए, पैसे अपने आप आएंगे, आप चिंता मत करिए। और जैसे मैं कह रहा हूँ सर, उन्होंने पैकेट बंटवाए, पैकेट बांटे हैं, बांटने तक में सारा पैसा उस समय आ गया, तुरंत ही उनका पे कर दिया गया। मैंने बताया बस एक ही लाइन लिखा था, भाई इतना जाना है, यहाँ पैकेट बन रहा है और इतने इकट्ठा हो, जो अगर आप कंट्रीब्यूट प्लीज करें, इतना लिखा था और तुरंत पैसे आ गए। जैसे मैं कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अस्तेय हमारे धर्म का, चाहे आप जिस धर्म में बिलोंग कर रहे हो, और एक मानव स्वभाव का, सभी मानवों का एक बेसिक गुण है अपनी संपत्ति को लोगों के साथ शेयर करना। यह एक ईश्वरीय गुण है और सभी में ये है। लेकिन माया का खेल में रहा कि हम बांट नहीं पाते और मानसिक मोटापा लेके घूमते रहते हैं। इसमें बताइए यस और नो, क्योंकि सभी धर्मों में इसकी चर्चा की जा रही है। इसका मतलब ये ईश्वरीय गुण तो है ना, ईश्वर भी हमें चाह रहे हैं कि हम शेयर, तभी तो आप टू बी गुड टू डू गुड बनेंगे। जो धर्म की परिभाषा बताई थी, टू बी गुड टू डू गुड। अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो काहे के गुड बनेंगे, कैसे आप अच्छे बनेंगे। शेयर करना जरूरी है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, 7:20 तक क्लास चलेगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाता है कि सॉरी एक पिलग्रिमेज वाला। हमारे हिंदू धर्म में और धर्म में मुझे लगा जकात में, इसमें मुस्लिम में भी है या क्रिश्चियनिटी में भी है, लोग जाते हैं, सिखों में भी है, दर्शन करने जाते हैं। यानी ये पिलग्रिमेज का जो बना है, आप ये बताएं सर, किसी को मैं अनम्यूट करता हूँ। जेबी सिंह सर, आपने भी कभी अकाल तख्त वगैरह किसी पे गए हैं सर, कहीं दर्शन? वो सॉरी अमृतसर वगैरह गए ही होंगे सर, सभी लोग गए ही होंगे। किसी में गए हैं सर? सर कहाँ गए हैं सर? अमृतसर गए हैं, तरन तारण साहब गए हैं, जहाँ भी सिखों के टेम्पल है सभी जाते हैं। सभी जगह, हाँ सर, सब गए हैं। सभी लोग गए होंगे। जो हिंदू अभी करूँ तो सब लोग चारों धाम गए हैं। मैं भी सिर्फ बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में छोड़ के मैं सभी में भी से द्वारिका भी हो आया हूँ, रामेश्वरम हो आया हूँ, पूरी हो आया हूँ, ठीक है। ऐसे सब पाकिस्तान भी गए थे, करतारपुर साहब। हाँ मैं यही कह रहा हूँ सभी लोग। तो सर ये बताएं, जैसे मैं, ठीक है, मैं जेपीसी सर को अनम्यूट कर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोगों से, वही क्वेश्चन देखिए, मुक्ता जी कह रहे हैं कि हाँ मैं भी गई, सभी लोग गए हैं सर। तो मैं जैसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब सभी लोग बोले कि जब आप वहाँ गए सर, गुरुद्वारे में, आप अकाल तख्त पे पटना गए या पाकिस्तान चले गए, और जो आपके बगल में गुरुद्वारा है, दोनों में क्या अंतर है? अंदर तो सब कुछ एक ही था। क्या गुरु नानक जी वहाँ दूसरे थे या गुरु ग्रंथ साहब दूसरे थे सर? नहीं ऐसी बात नहीं है, तो सेम ही थी सर। कोई वैल्यू है कि नहीं जो मेरे बगल में गुरुद्वारा है उसकी वैल्यू उससे कम है? प्रतापपुर या जहाँ पटना साहिब या नाम ले रहे हैं, वो एक्चुअली बड़े गुरुद्वारे होते हैं ना, वो ऐतिहासिक होते हैं। जो छोटे वाले हैं तो चलो वो ऐतिहासिक नहीं होते, पर है तो सेम ही होते ना। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, जो अंदर गुरु ग्रंथ साहब है उसकी वैल्यू छोटे गुरुद्वारे कम थोड़े है, उनके सेम ही होते हैं। सेम होता है। जो लोग जाते हैं रामेश्वरम दर्शन करने, रामेश्वरम आप दर्शन करने गए, भगवान शंकर का दर्शन किए। अब बताए जो है कि रामेश्वरम, तेजपाल सर बताए, रामेश्वरम में जो भगवान शंकर का मंदिर है और आपके घर में जो इसमें शंकर भगवान छोटा शिवलिंग कहीं रखा, दोनों कोई अंतर है सर? नहीं सर, कह सकते हैं नहीं ये वाला झूठा, ये नहीं, वो असली शंकर वही वाले, कह सकते हैं सर? नहीं कह सकते सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हैं वो सब तो आपके घर में, क्या जरूरत है जाने का? आप कोई नहीं कह सकता नहीं ये वाले अंदर। तो बेसिकली कह रहा हूँ, ये जो तीर्थ यात्राएं डिजाइन की गई हैं, ये अस्तेय के लिए, आप जाते तो अपनी संपत्ति लोगों शेयर करते। जेबी सिंह सर अगर गए, पाकिस्तान गए या पटना गए, तो आप जाते हैं सर, ट्रेन का टिकट कटाते हैं, है कि नहीं? आपने देखिए अपनी संपत्ति लोगों शेयर किया। आप जान रहे हो पटना साहब के घर पे ही। बेसिकली ये धार्मिक यात्राएं जितनी बनी है, ये सिर्फ ये एक बहाना है कि आप अपनी संपत्ति लोगों शेयर करते हैं। आप गए, आपने टिकट कटाया, है कि नहीं सर? आप वहां गए होंगे, होटल वाले के यहाँ रुके होंगे, आप गए होंगे कहीं, आपने खाना खाया होगा,
आप गए होंगे कहीं, कुछ किया, मतलब और क्या प्रसाद वगैरह चढ़ाया होगा, मैं गया नहीं तो कुछ जानता नहीं सर, तो जो भी होता है वहां पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आपने जब भी पूरी अकाल तख्त की जितनी भी यात्राएं की, उस दौरान आपने अपनी संपत्ति कुछ न कुछ लोगों से शेयर की कि नहीं की? हाँ जी, हाँ जी। यही अस्तेय का बेसिक गुण है सर। जो भी हम धर्म में, कोई भी हिंदू धर्म चारों तीर्थ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर? कौन सा ऐसा भगवान वहां है जो आपके घर में नहीं है, बताइए? आनंद सही सर, बात। कोई ऐसे भगवान है वहां पे? वहां जाते हो सर, ये वाला शंकर जी मिलते हैं, ये वाले राम मिलते हैं, वो वाले ज्यादा महत्व है सर? क्या कहीं आप राम हनुमान या किसी जो मिले जो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह एक बराबर जैसे एक स्थिति ही है, कोई उसका महत्व नहीं। जी, लेकिन बेसिकली ये अस्तेय के गुण की प्रैक्टिस आपसे कराई जा रही है जी, तीर्थ यात्राओं के नाम पे, कि आप अपनी संपत्ति लोगों से शेयर करो। ऐसा सिस्टम बनाया गया, और आप वहां से घूम के आते कितने खुश हो जाते हैं। भंडारा करते हैं, 4 जगह भंडारा करते हैं, लोग भी आते हैं। जैसे बचपन मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे, अब तो नहीं है, बचपन में जब हम लोग यहाँ, मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ वहां से लोग जाते हैं देवघर दर्शन करने, बाबा बैद्यनाथ धाम, जी, झारखंड में जगह है। मुझे खूब याद है कि जब कोई गांव से कोई झारखंड दर्शन करने जाता था, वो अगर वो जा रहा दर्शन करने, पूरे गांव के लोग जाकर उनका पैर छूते थे कि अब जाओ, मेरे भी पिताजी को वहां रख देना, मतलब सॉरी, मेरा भी बाबा को प्रणाम। अब नहीं है, पहले उतने साधन वगैरह नहीं थे। मैं अपना कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले, मैंने बचपन में ये सीन देखा हुआ कि कोई भी अगर बाबा मतलब वहाँ देवघर दर्शन करने जाता था, अगर उन्हें पता चल जाए किस जात का, उस दिन लोग भूला जाते थे। अगर वो किसी भी जाति का है, अगर वो दर्शन करने जा रहा है, सब लोग उसका पैर छूते थे, या दर्शन करके लौट आया, पूरा गांव का गांव पैर छूता है। तब अब सर क्या है कि अब सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई, अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सुविधाएं इतनी है, अब तो जब मन हो चला, कोई पैर वैर छूने का मैं नहीं देखता हूँ गाँव में, परिवार वाले अभी भी छूते हैं। लेकिन पहले मुझे बचपन में खूब याद है कि मैं अपने पापा का देखा, पापा जा रहे थे तो सब लोग आगे पैर छू रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, रोज तो कोई नहीं छूता है आज क्या बात हो रहा है? मैं बचपन तो मेरे एक मन में सवाल था, ये क्या हो रहा है, कोई ऐसे रोज पैर नहीं छूता। उस समय जो भी आ रहा है, रिश्तेदार भी आ रहा है, वो भी पैर छू रहा है। आज जितने भी लोग गए थे, हम लोग, मुझे बोला गया इनका पैर छुआ, और बाकी लोग, ऐसा नहीं पापा के, बाकी सबका पैर छुए कि हाँ इनका पैर छुआ, यानी वो देखे दर्शन करने जा रहे हैं। बेसिकली सर उद्देश्य यह था, हाँ सुंदरकांड का पाठ रख के भंडारा करते। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी धार्मिक यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, यह सब सिर्फ अस्तेय का पालन के लिए बनाई गई। नहीं तो आप त्र्यंबकेश्वर जा, कौन सा वहां जाते हैं, वहां इतना कष्ट होता है जाने में, उस गांव पहुंच जाए त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग में, जहाँ नासिक में, कौन उस जगह जाएगा? अब बस इसलिए बताइए कि त्र्यंबकेश्वर में जहाँ मंदिर है भगवान शंकर का, आप देखिए अगर वहां अस्तेय का पालन, ये अगर तीर्थ यात्राएं न हो तो वहां के लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग गए नासिक, बताइए है कि नहीं? त्र्यंबकेश्वर एक छोटा सा गांव है, वहां 100-200 लोगों का परिवार है, और वहां एक मंदिर बना दिया गया, और उसी बहाने आप सब लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं। अब देखिए वहां सारे, अगर आप वहां मंदिर ना हो तो वहां कोई दर्शन करने नहीं जाएगा। और आज की डेट में है कि वहां सब जो 200-500 लोग हैं, वो सब अच्छे खासे अमीर हैं, वो साधारण लोग नहीं है, खूब धनी संपन्न है। तो बेसिकली इस बहाने पूरा हिंदू समाज जाता है, अपनी संपत्ति उनको दे के चला आता है कि लो तुम भी खुश रहो, तुम जंगल में हो, तुम खुश रहो, है कि नहीं? जो आप देखिए हमारे सारे मंदिर वगैरह कहाँ बनाए गए हैं? ऐसे पहाड़ पे बनाए गए जहां मंदिर ना हो तो कोई जाएगा नहीं, मंदिर ना हो तो आप कोई जाएगा नहीं। लेकिन देखिए जो भी है, आप ये सतना में देखिए, दिलीप सर हैं सतना के, मैहर सर आपके बगल में जगह है, अगर बताइए मंदिर ना हो तो कौन उस जगह जाएगा? अभी तो भले सतना सीमेंट और वहां सीमेंट वगैरह फैक्ट्री बन गई है, लेकिन अगर मंदिर ना हो तो वहां कोई जाएगा नहीं। तो बेसिकली वहां के लोगों का खाना पीना कैसे चलेगा? एक तरीका है कि भाई आप जाकर उनको भीख दे, भिखारी तो है नहीं वो लोग। ये सिस्टम बनाएगा किसी का ईगो पे चोट ना पहुंचे, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मंदिर बना दिया गया, जाओ दर्शन करो। अब आप जाते हैं उसी बहाने टिकट करा जाते हैं, वहां होटल रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो एक अस्तेय की प्रैक्टिस। देखिए रविंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोले। हाँ एक मिनट सर, सॉरी, हाँ बोलिए सर। हेमकुंड साहब में ना 21 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाते हैं, वहां के लोग वो वेट करते हैं कि वो आएंगे 1 साल के बाद और उनका वो खाना पीना चलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ सर। बेसिकली चाहे आप कोई किसी भी धर्म की तीर्थ यात्रा देख लीजिए, किसी भी धर्म का, सिर्फ इसीलिए आ जाता है, आप जाते हैं अपनी संपत्ति वहां दे के चले आते हैं। समाज में वो लोग जिनका अगर वो मंदिर वहां ना हो तो बाप रे, वहां उनका मक्का मदीना जहां आप लोग जाते हैं हज के लिए मुस्लिम वाले, या जहां आप लोग अकाल तख्त के लिए जाते हैं सर, या जहां हिंदू जाते हैं, आप बताइए कोई मंदिर ऐसा बताइए, ऐसे ऐसे कोने बनाया गया है जहां कोई जा ही नहीं सकता।
अब वहां के लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? या तो भीख मांगे, अगर मंदिर है तो इसी बहाने आप जाते हैं, उनका देखिए धंधा पानी चल रहा है। तो बेसिकली अस्तेय की प्रैक्टिस के लिए धर्म की व्यवस्था, ये धार्मिक जो तीर्थ स्थान है इसकी व्यवस्था बनाई गई है। आप जाते हैं, अपनी संपत्ति लोगों शेयर करते हैं और वो भी खुश रहता है। वो अपनी संपत्ति, उसके पास नारियल है, वो आपसे नारियल शेयर करता है, वो आपके साथ चुनरी शेयर करता है, वो आपके साथ, उसके पास घर है रहने का तो आपके साथ अपना घर शेयर करता है, आओ आप मेरे घर में एक दिन रहो। वो अपना घर शेयर करता है, आप अपनी किराया देते हैं, आप अपनी संपत्ति शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इस गुण को थोड़ा सा, मैं यहाँ धार्मिक यात्रा लिखा हूँ, थोड़ा सा और विशाल करिए तो बताइए इस धरती पर अस्तेय के अलावा कुछ चल रहा है? आप ऑफिस में हैं, अब ऑफिसर हैं, फाइल लिखना जाते हैं तो आप जाते हैं ऑफिस में फाइल लिखते हैं। लोग अपने पास, लोगों के पास फाइल लिखने का समय नहीं, लोग पैसा देते हैं आपको। अस्तेय के अलावा इस धरती पे कहीं कुछ नहीं चल रहा है। सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी शेयर करने में लगे हैं। बताइए लगे हैं नहीं? किसी को सैलरी में, दुकानदार क्या करता है, वो अपना एक दुकान सजा के बैठा हुआ, कोई आता है सर मुझे मंजन दे दो, आप ऐसे ले जाओ भाई, करो आराम से। वो कहता है कोई बात नहीं, आपने मंजन दिया है, ये लीजिए मैं आपको अपना 101 रुपए देता हूँ। तो ये जितने बिजनेस वगैरह है ये सब कुछ नहीं है, अल्टीमेटली यह अस्तेय की प्रैक्टिस के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। आप पूरा अस्तेय का पालन करें। आप अपना सैलरी देते हैं, आप अपना सामान खरीद, सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, सब्जी वाला क्या करता है, दिन रात खेत में उगाता रहता है, अब उगाता है, आपके मंडी में लेके बैठता है, वो आपके लिए सब्जी उगाता है, लो भाई खाओ। उसके पास सब्जी है, वो आपके साथ सब्जी शेयर करता है। आपके पास सब्जी नहीं है, आपके पास पैसा, तो आप अपना शेयर करते हो। तो जिसको मैं आप बिजनेस कहते हैं, यह बिजनेस नहीं है, यह बल्कि आप व्यापार करें, ये सारा अस्तेय की प्रैक्टिस का एक मैकेनिज्म बनाया गया। इस पूरी धरती पे अस्तेय के अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यस आर नो? सब बताइए हाँ ये सही बात है कि हाँ ये अस्तेय ही है। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, कोई आपको अपना मूली बेचने के लिए बैठा हुआ है, आपको पता है कि कल भी आएगा मूली बेचने, लेकिन अब ना कोरोना है, पूरा खरीद लो इसका, मैं अपने फ्रिज में रख लूंगा, क्यों निकलूं। जैसे आपने अस्तेय से हटते वही समस्या क्रिएट हो रही। अगर अस्तेय के स्तर पर रहिए तो कोई समस्या है ही नहीं समाज में। कैसे गवर्नमेंट करेगा? आप स्टोर मत करिए, सब्जी मत स्टोर करिए, ये मत स्टोर करिए। काला बाजारी जो लोग करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग, क्या उसको बोलते हैं, मैं शब्द का बोले, इंग्लिश वाला जो वर्ड है, जो इकट्ठा कर लेना, मतलब होर्डिंग करना, होर्डिंग, हाँ यस, होर्डिंग करना, यस। होर्डिंग जो लोग करते हैं वो यही सब होर्डिंग कर लिया, जो झूठ मूठ के। नागपुर में संतरा जो है, नागपुर में संतरा का फसल 1% अगर खबर आ गई कि आज वहां संतरा इस बार 10% फसल कम हुई है, देखिए जैसे 10% वहां फसल कम होती है, यहाँ दिल्ली आजादपुर मंडी में बैठा व्यापारी जिसके पास अगले 1 साल का संतरा देने के लिए है, तुरंत उस न्यूज को यूज करता है, संतरा महंगा कर देता है, जबकि संतरा खूब रहता है। संतरा भी उसका इतना स्टोर है कि वो दे सकता है अभी 6 महीने, सबको दे सकता है। लेकिन नहीं, एक खबर आती है तुरंत वो अस्तेय के रास्ते से हटता है, वो फिर खींचना शुरू करता है, झूठ मूठ के ब्लैक मार्केटिंग करता है। हाँ यही सच है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में अस्तेय के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। सूरज के पास प्रकाश है तो प्रकाश बांट रहा है आपको, पेड़ के पास फल है तो वो फल बांट रहा है, आपके पास पानी है तो आप पेड़ को पानी दे देते हैं, नहीं तो पेड़ बेचारा पानी कहाँ से पाएगा। आप जाते हैं ऐसे, सूरज भगवान ऐसे करके देते हैं। आप जब आप करते हैं तो किसी नीचे पेड़ पौधे को मिलता है, वो पानी सूरज के पास थोड़ी चला जाता है। आप बनाया गया सूरज को अर्घ देता है, ऐसे जाते हैं, सूर्य भगवान ऐसे कर रहे हैं, पानी तो नीचे जा रहा है। तो यानी मैं कह रहा हूँ सारी व्यवस्थाएं जितनी बनी हैं यह सिर्फ और सिर्फ अस्तेय की प्रैक्टिस के लिए बने। आप देखिए धरती पे अस्तेय के अलावा कहीं कुछ नहीं चल रहा है। हर व्यक्ति अपनी संपत्ति शेयर करने में लगा है। किसी व्यक्ति ने एक कपड़ा बनाया, उसने मुझसे एक कुर्ता शेयर किया, है कि नहीं? ये तो कुर्ता था, फिर मैं टेलर के पास गया, टेलर के पास सिलने का गुण था, उसने मुझे सिल दिया। देखिए शर्ट पे, बदले मैंने क्या किया, थोड़ा सा उस कुर्ता, अपने पास पैसे थे, मेरे पास एक कुर्ता नहीं था, मैंने दिया सर 100 रुपए आप भी रखो, आपने मेरे साथ। फिर मैंने टेलर के पास गया, सर आप भी 50 रुपए रखो। तो देखिए मैंने अलग अलग लोगों से शेयर किया, अलग अलग मुझसे करें। व्हाट अबाउट करप्शन एंड चीटिंग? नहीं सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अस्तेय के, अगर अस्तेय का लोग पालन करें तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ जो अस्तेय के पालन से हटते हैं, जितना आप, चूंकि संपत्ति शेयर, अपनी संपत्ति का जो शेयर करने को उतरा है वो क्या करप्शन करेगा सर? कोई संपत्ति, जो लोग शेयर करने के गुण से पीछे हटते हैं वही तो इकट्ठा करते हैं, वही भ्रष्टाचार से, चीटिंग से इकट्ठा करते हैं। ये खूब आपने देखा होगा, लोग जाते हैं क्या, जैसे मैं नारियल वाला एग्जाम्पल बोला, ये तो आप बताइए होता है कि नहीं?
नागपुर में एक खबर आती है कि इस बार संतरे का उत्पादन कम होगा, और दिल्ली के आजादपुर मंडी में इतना संतरा रखा हुआ है कि अगले 3 महीने तक संतरा आप सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस न्यूज से ही सर दिल्ली के आजादपुर मंडी वाले लोग तुरंत दाम बढ़ा देते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी इतना स्टॉक है। लेकिन ये जो दाम बढ़ा देते हैं, यह सर करप्शन है, ये चीटिंग है। यानी वह व्यक्ति जो ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग पे उतर आता है और वो अपने धर्म से पीछे हटता है, वह चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का, वो फिर रह नहीं जाता, वो अपने धर्म से पीछे हट जाता है। तो जो भी लोग करप्शन ये कर रहे हैं, ये अस्तेय की पालन नहीं कर रहे। अस्तेय हमारा बेसिक धर्म है। यस आर नो बोले, यहाँ तक क्लियर है कि हाँ समझ में आ गया। अस्तेय ही इस धरती पे, अस्तेय के अलावा कहीं 10 धरती ने ब्रह्मांड, जिसके पास जो है वही बांट रहा है। नदी थोड़े पानी पी रही है, आप फल अपना फल थोड़े खा रहा है। अभी दुकानदार हर सामान महंगा बेच रहा है, यही सर एकदम। ये तो मैं बताऊं कि मैं मेरे गांव में, मैं कहूँ मेरे गांव के क्या हुआ कि एक दिन मेरे गांव में फेसबुक पे सब लोग जुड़े हुए, गांव वाले लोग जो है, अब एक कोई दुकानदार रहा होगा, अब एक दुकानदार ने बड़ी देश सेवा की बड़ी बड़ी बातें की, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस समय लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। यस, नहीं सर, डू यू वर्क विथ ऑनेस्टली, हाँ सर बिल्कुल ये कह सकते हैं आप, बल्कि और अधिक शेयर करना, आपके पास समय और अधिक शेयर। जैसे मैं अपने गांव का एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे गांव पे किसी दिन फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने ये बोला हुआ है, हमें पीएम केयर्स में दान करना चाहिए, वो दान करना चाहिए। उसी समय मेरे गांव के दूसरे व्यक्ति ने क्या लिख दिया उसी फेसबुक पे, ये जो दुकान का सामान महंगा कर दिए हो, इसी को थोड़ा सही कर दो, ये भी सही हो जाएगा। जरूरी नहीं पीएम केयर्स में ही दान करो। उनका दुकान था, दुकान चलती है, दुकान का सारा सामान महंगा कर दिए, सारे दुकान आपके सारे सामान महंगे हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, इसमें सिचुएशन टफ है, आपको सामान लाना भारी पड़ रहा है, लेकिन सामान लाने में आपका खर्च 1 रुपया बढ़ता है और आप 10 रुपये दाम बढ़ा देते हैं। सब लोग होता है, आप सब लोग देते हैं। पेट्रोल का दाम ऑटो वाले कैसे करते हैं, पेट्रोल का दाम मान लीजिए 60 रुपए से 62 रुपए हुआ। अब मान लीजिए कि दिल्ली से या दिल्ली में एक एरिया से नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाने का 2 लीटर खर्च है, यानी 4 रुपए बढ़ा, आपका 4 रुपए बढ़ा, ऑटो वाला किराया कितना बढ़ाएगा, 20%। आप बोलेंगे क्या होगा, सर देखिए पेट्रोल बढ़ गया। कैसे करते हैं, दाम बढ़ा 4% और किराया बढ़ा 20%, ये कहाँ से हो जा रहा है, ये चीटिंग है, यह करप्शन है। यानी अब वो जस्टिफाई कर देता है, अब आपको देना पड़ता है मजबूरी में, जितना बढ़ा भाई उतना तुम भी बढ़ाओ, क्यों बढ़ा रहे हो ज्यादा। लेकिन नहीं, हम सब लोग कहीं ना कहीं यही करते हैं, बोले करते हैं नहीं करते, सब लोग यही करते हैं। बिजली का दाम बढ़ा, मान लीजिए पानी का दाम बढ़ा, गवर्नमेंट ने फीस रखा जो है कि पहले 100 रुपए महीने था, अब 110 कर दिया, 110 कर दिया, आपने किराए वाले के साथ 100 रुपए बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने तो आपको सिर्फ 10 रुपए बढ़ाया, आपकी जेब से 10 रुपए जाएगा, लेकिन आप आपके अंदर जो किराए बाजार है आपने उसका 100 रुपए बढ़ा दिया। क्यों, वाटर चार्जेस बढ़ गए हैं। और वो पूछ ले पलट के कितना बढ़े, तो आप बोलेंगे 10 रुपए, तब भाई 200 रुपए किराया क्यों बढ़ा रहे हैं, कोई जवाब नहीं रहेगा आपके पास। तो हम सब लोग यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अस्तेय इस धरती का, इस ब्रह्मांड का बेसिक गुण है, लेकिन समस्याएं इसीलिए हैं कि हम अस्तेय से भटके हुए हैं। मार्कअप में इंक्लूड अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो, हाँ सर बिल्कुल, विच में इनकर, हाँ सर मैं ही कह रहा हूँ अदर इनकम। तो अदर इनकम कितना हो जाएगा सर, 4 रुपए का पेट्रोल बढ़ गया और किराया 20% बढ़ जाता है, 4% पेट्रोल का दाम बढ़ा, किराया 20%, उसमें और हेड जोड़ लीजिए सर, 5% हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 20 थोड़े हो जाएगा कहीं से। आप तो पेट्रोल बनाने जितना कर रहे हैं तो वही अभी भी कर रहे हैं सर। उसमें ये भी बात है, पेट्रोल बढ़ने से और चीजें बढ़ जाएंगी, ड्राइवर और चीजें कमाएगा। मैं कह रहा हूँ हर चीज, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़े आप 4% बढ़ा दिए, पेट्रोल का दाम, हर चीज का दाम 4% बढ़ा दिए, लेकिन हर व्यक्ति पेट्रोल के नाम पे 20% बढ़ा देगा दाम। जो क्या किसान भी बढ़ा देगा, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, मेरा इंजन में इतना लगता है, मैं खेत का महंगाई बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई, खेती तो आपका 4% ही बढ़ा, पेट्रोल 4% बढ़ा, लेकिन आप रेट 20% बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली मैं अब यहीं से क्लास को एंड करूंगा, ये सभी लोग बताएं, मैं ये समझा पाया कि अस्तेय इस ब्रह्मांड का मौलिक गुण है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड अस्तेय से भटका हुआ है, खासकर मानव से ज्यादा, हम मनुष्य ही कहते हैं, मनुष्य अस्तेय से भटका हुआ है। अगर ये मैं समझा पाया, हम अपनी संपत्ति से, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर मैं तो शेयर करता हूँ, मैंने तो पीएम केयर्स में भी दिया था, मैं साथ हूँ, क्या हम साथ हैं में भी दिया, मैं मंथली आपको डोनेट भी कर रहा हूँ देश, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो वो अब क्या है, वो कल मैं डिस्कस करूंगा।
कल की क्लास में डिस्कस होगा। जो लोग शेयर करते हैं वो कैसे होते हैं, शेयर हम करते हैं, कुछ लोग करते हैं, क्यों करते हो मैं कल डिस्कस करूँगा। आज का मतलब टाइटल टॉप आज का यहाँ था कि हाँ, अस्तेय इस ब्रह्मांड का बेसिक गुण है, और ये ब्रह्मांड में शायद सभी लोग अस्तेय का पालन कर रहे हैं मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य ही जो है वो करप्ट और चीटर हो गया है, चीट कर रहा है, और सारे जानवर या सारे पेड़ पौधे कर ही रहे हैं। कौन सा पेड़ अपना स्वभाव बदल लिया, लेकिन मनुष्य तो अपना स्वभाव बदल लिया। हम प्रकृति के हिस्से थे, प्रकृति के हजारों लाखों जीव में से हम एक हैं, और अभी क्या करने चाह रहे हैं, हम प्रकृति को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। दिस इज द रीजन गांधी सी टोल्ड, एकदम एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ट्रस्टी बन जाना है, आप ट्रस्ट बन जाइए, एकदम सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। तो कल मैं इस डिस्कशन को यहाँ से आगे ले चलूंगा। आज का टॉपिक यहीं से एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते, कोई कुछ क्वेश्चन बचाओ, किसी कुछ पूछना प्लीज। हाँ क्वेश्चन है मनीषा जी, एक मिनट आता हूँ। मनीषा दीदी कहाँ हैं? हाँ दीदी दिख गई, बोले। सर मैं ये कहना चाहती थी, अभी आपने सुबह बताया कि वो एनिवर्सरी थी किसकी, तो आपने बोला ना एप्रिसिएशन करना चाहिए, उनके गुणों बताना चाहिए, गुण हाँ, बताने चाहिए। हाँ हाँ तो अभी और आपने बाद में उस दिन वो भी बोला था किसी की ये मतलब गुण बताते हैं तो वो बिगड़ भी जाता है। हाँ तो गुण और रोज नहीं बता, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए सर दीदी, वो एक अवस्था होती है। जैसे गुण आप बताएं, किसी की बुराई को भी इस तरह बताएं कि वो आदमी से समझ जाए कि ये मुझे देखिए देश योग में भी बुराई बताई जाती है। लोग कभी कभी ऐसा होता है, बुराई दीदी ऐसा बताए कि अच्छाई करके बताए, वो सामने वाला समझ जाए। मतलब किसी को ये नहीं कि तुम ऐसे हो ऐसा हो, बिल्कुल नहीं। और जैसे आज चूंकि जिनका मैं एनिवर्सरी है, मैं उनको कह रहा हूँ भाई पत्नी के साथ उनको रहना, आज उनका व्रत भी है, वो इसमें जुड़े हैं जो सात्विक व्रत वाला है। तो मैं व्रत रहूँ कि नहीं, उनका ये क्वेश्चन था। देखिए मैं बोला आज व्रत मत रहिए, आज जाइए। वो भी एक व्रत है कि आप पत्नी का आज दिन भर जो है उनके अनुभव बताइए कि देखो उस समय ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा, ये पत्नी के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। बोला जो फीमेल है बताइए इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो सकता है? अभी 10,000 20,000 आप मोबाइल, जो फीमेल है वो बताएं। एक पति अगर आपका दिन भर तारीफ करे, इससे अच्छा कोई गुण हो नहीं सकता, कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। सही है सर, सही है। जो भी फीमेल है वो बता सकती है कि हाँ ये अगर हो जाए कि नहीं होता, जन बहुत टफ होता है। तो मतलब दोष भी दिखाने हैं और तारीफ भी करनी है। हाँ दीदी बिल्कुल, दोष नहीं दिखाना, आप दोष नहीं दिखाना, तारीफ करनी है। हर व्यक्ति की तारीफ करते रहिए। देखिए दीदी कहने नहीं हो सकता, बहुत टफ है दीदी, बहुत हो सकता है। हाँ देखिए, अच्छा आप वहाँ कहेंगे सर प्रयागराज की? ठीक है, मैं उस स्थान जानता हूँ। तो ठीक है दीदी, क्लियर हो गया दीदी डाउट? हाँ ठीक है। ठीक, और किसी कोई डाउट हो? आज से कम से कम सब ये लोग ये प्रैक्टिस करिए, जिस दिन एनिवर्सरी हो यही लिख किया करिए अपने पति पत्नी को कि हाँ मुझे अभी तक की लाइफ में क्या अच्छा लगा आपके अंदर, वो उस दिन बताइए। बुराइयां तो रोज बता ही रहे, रोज बुराइयां बताते ही रहते। आपने कहा था तारीफ ना करें दीदी, तारीफ झूठी तारीफ या उस तरह का तारीफ भी ऐसे करे उसकी अच्छाई बाहर निकालने में। मैं भी देखिए तारीफ करता हूँ, मैं आज तक किसी की बुराई किया कभी आपको लगता है जैसे कभी किसी की बुराई नहीं, तारीफ भी ऐसा करता हूँ वो सामने वाला समझ भी जाए। और किसी को सुधारना है तो एग्जाम्पल बनना चाहिए। आज के लिए मैं कह रहा हूँ, आज चूंकि एनिवर्सरी डे है इसलिए मैं कह रहा हूँ, तारीफ करें, किसी की बुराई भी है तो उसको तारीफ की तरह बताएं कि हाँ बड़ा अच्छा किया। बच्चों को इनकरेज करते हैं। हाँ जैसे कल मैं बता रहा हूँ, कल एक छोटा सा घटना है, देखिए मैं बताऊँ एक रियल घटना है। एक दीदी है लेवल 5 में, उनका बच्चा उसमें है। कल का बच्चा मुझे फोन किया, ठीक है, बच्चा मुझे फोन किया कि अंकल मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, मैं कहा बोल बेटा बताओ बेटा। कह रहा है आप मेरा एक काम करेंगे? मैंने बोला हाँ। अब 8 साल का बच्चा, देखिए कैसे कैसे बात कर रहा है। कह रहा है आप मेरा काम करेंगे? क्यों? मैं कहा हाँ। बोल रहा है मेरे पास एक आइडिया है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो पूरे देश की गरीबी मिट जाएगी, पूरा भारत देश बहुत खुशहाल हो जाएगा। मैं कहा हाँ बेटा बताओ क्या करना है। तो बोल रहा है आपको नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखनी है। मैं कहा बेटा बताओ, मैं लिखूंगा चिट्ठी। अब उसका आइडिया क्या है, कह रहा है कि ठीक है, देखिए बच्चे कितना इनोसेंट माइंड है। और रात में फिर बाद में उनकी मम्मी का फोन है, भैया इसने आपके बात की थी? मैं कहा हाँ बात किया। बच्चा कह रहा, देखिए 8 साल का बच्चा, कि जितने छोटे छोटे ये बच्चे हैं सर भैया जो सड़क पे घूम रहे हैं अंकल, इन सब बच्चों को अगर मोबाइल दे दिया जाए
और क्या कहते हैं मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन, जैसे आप हमारा क्लास ले रहे हैं, इन लोगों का भी क्लास ले लीजिए, ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये बच्चे जो सड़क पे कूड़ा बीन रहे हैं इनके अंदर कूड़ा नहीं बीनेंगे, ये लोग अच्छा अच्छा सीख जाएंगे और हमारा देश का लिटरेसी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ बेटा बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं उसको भाई ये भी कह सकता था कि थोड़ी ये बात पीएम नहीं जानते थे, लेकिन मैं उसको इनकरेज, हाँ बेटा बहुत अच्छा आइडिया है, और बेटा बताओ क्या करना है। तो बताने लगा कि आप पीएम को चिट्ठी लिखेंगे, मैं कहा हाँ लिखूंगा। तो फिर मैं उसको ऑप्शन दिया कि बेटा तो ये काम तो हम यूट्यूब एक चैनल बना लेते हैं, उस पर हम लोग करते हैं धीरे धीरे। मैं एक यूट्यूब अलग चैनल बना, बोला चैनल तो बहुत छोटा है, मैं चाह रहा हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री जी ये करें कि एक पूरा टीवी चैनल बनाए जिसमें कोई भी बच्चा कुछ सिखाना चाहे लोगों को सिखा सकता है। तो मैं बोला हाँ बेटा वो तो सही बात है, लेकिन जब आप चिट्ठी लिखेंगे तो मोदी तुरंत तो करेंगे नहीं, उनको भी ये करने में 2 साल लग जाएगा। तो इस 2 साल तक हम लोग क्या करेंगे, क्या बैठे रहेंगे उनकी चिट्ठी का जवाब देने के लिए। तो बोला नहीं तब आपका बात सही लग रहा है, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने उस बच्चे को ऐसे समझाया, देखिए मैंने ये भी नहीं कहा तुम बेवकूफ हो, ये भी कर सकता था, अरे मोदी जी पर इतना समय बच्चे ऐसे ढेर सारी चिट्ठियां उनके पास जाती हैं, मैं ये भी बोल सकता था। लेकिन बच्चे को छोटा सा, मैंने उसके तनिक भी मनोभाव कम नहीं किया, हाँ बहुत तारीफ किया बहुत अच्छा, लेकिन अब उसको ये भी कह दिया इनडायरेक्टली कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन वो समझ नहीं पाया। मैंने बता दिया भाई ये सही बात है, ऐसे पता नहीं कितनी चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी के पास जाती हूँ, रोज सजेशन जाता होगा, पढ़ नहीं पाते होंगे, वहां तो कितने सारे सेक्शन ऑफिसर इसीलिए लगे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो उनकी ईमेल है पढ़ते रहें, उनके पास व्हाट्सएप मैसेज कोई जा रहा है देखते रहें, इसीलिए तमाम ऑफिसर लगे वहां पे। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अंकिता दीदी समझ में आ गया, बच्चे की तारीफ भी मैंने कर दी और उसको ये भी बता दिया कि इससे कुछ होगा नहीं। दीदी चिट्ठी लिखने से क्या हो जाएगा, बच्चा अगर चिट्ठी लिखे, मैं बच्चे को तो नहीं बोला जो है कि यार चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको मैंने आइडिया को इनकरेज किया। मैंने इसको बोला कि थर्सडे को क्लास में आना, हम लोग देश में यूट्यूब चैनल बनाएंगे बच्चों का, और जो आपको आइडियाज हो आप वहाँ शेयर करो, अपनी अपनी बातें सब बच्चे शेयर करेंगे, भाई ऐसे विकास हो ऐसे विकास हो, लोग बच्चे बोले। तो दीदी जो है किसी की बुराई को भी ऐसा करके बताना है कि सामने वाला समझे कि मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, और उसको मतलब पॉजिटिव की तरफ ले जाना, उसके बुराई में से कुछ अच्छाई निकाल लेनी है और वो उसको दिखाना है, तो धीरे धीरे वो बुराई से हट जाएगा। तो तारीफ जैसे मैं समझ पाया दीदी, अंकिता जी मैं समझा पाया नहीं आपको, ये रियल एग्जाम्पल कल शाम का। फिर उनकी मम्मी का ही फोन आया, अगर कोई अपनी तारीफ हर वक्त करता है तो मूर्ख है दीदी, और क्या। ऐसा जो व्यक्ति अपनी तारीफ करता है मूर्ख है, एक लाइन में। आज सुबह क्लास में थी आप तो मैं लेवल 4 में समझाया, आप भी तो यहाँ भी आप पूछ रहे हैं 3 में, तो मैंने 4 में समझाया, ट्रेन वाला जो आज एग्जाम्पल लिया कि मतलब ठीक है कि अगर आप 10 डिब्बों की ट्रेन है, सभी लोग बताएं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था आज वहां लेवल 4 में, टाइम ज्यादा और एक एग्जाम्पल चलो बोल देता हूँ। 10 डिब्बों की ट्रेन है, एक डिब्बे पे शशिभूषण सर ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं, उसके पीछे आनंद राय सर बैठे हुए हैं पहले कोच पे, दूसरे तीसरे कोच पे खेमराज सर का रिजर्वेशन है, एक एक कोच में एक एक आदमी, सबसे लास्ट वाले मैं बैठा हूँ, और दिल्ली से कानपुर ट्रेन जानी है। अब जो है कानपुर जैसे ट्रेन पहुंचे, अब जो है जो ड्राइवर है शशिभूषण खुश हो जाए, मैं सबसे पहले कानपुर पहुंचा, उसके पहले आनंद राय सर करे ना तुम्हारे बाद तो मैं पहुंचा, अब मुझे सब लोग कह रहे तुम लास्ट में पहुंचे, तुम्हारा कोच सबसे लास्ट, तुम कानपुर सबसे लास्ट में पहुंचे। तो बताइए सारे लोग मूर्ख हैं कि नहीं। मैं कह ट्रेन तो सब एक साथ ही पहुंच, सारे लोग एक साथ उतरेंगे, पीछे कोच में बैठने से कोई जो है लास्ट में कानपुर नहीं पहुंचेगा। ठीक है अंकिता जी, आप तो वो क्लास, तो जो लोग अपनी तारीफ करते हैं वो ऐसे ही लोग हैं, वो जो है कोच में सोचते हैं मैं सबसे पहले कानपुर क्यों पहुंचा, उनका क्या लॉजिक रहता है, कानपुर की धरती को सबसे पहले इंजन टच किया और इंजन में मैं बैठा हूं तो कानपुर मैं पहले पहुंचा। पहुंचने का बहादुरी नहीं है, उतरने का बहादुरी है। कानपुर पे उतरेंगे तभी जब ट्रेन उतरेगी, रुकेगी, और ट्रेन रुकेगी सारे कानपुर एक साथ ही उतरेंगे। ऐसा नहीं कि इंजन वाला पहले कूद पड़ेगा, है कि नहीं, इंजन वाला थोड़े पायलट जो लोको पायलट पहले कूद जाता है, जो पहले कोच में पहले कूद जाता है कि मेरा पहले आ गया। तो दीदी तारीफ नहीं करना, तारीफ वाले लोग मूर्ख है, जो भी लोग अपनी तारीफ करें वो सारे मूर्ख लोग हैं। मूर्ख व्यक्ति अपनी तारीफ करता है। कोई रोज तुम्हें दोष दिखाए तो क्या करें, हाँ दीदी वो कोई रोज तुम्हें दोष दिखाए तो इग्नोर करें, ऐसा व्यक्ति को इग्नोर कर देना चाहिए, बस सिंपल इग्नोर करिए बस। दोस्त को भी ऐसे बताना है कि ये सामने वाला समझ ही ना पाए, या जैसे उसको ऑफिस वगैरह में कहते हैं कि मतलब जो ऑफिस में लोग जानते हैं कि गोली भी ऐसे खिलाओ, मतलब सामने वाले को जहर भी खिला रहे लेकिन उसे लग रहा है मैं बहुत अमृत मिल रहा है मुझे। तमाम लोग कहते हैं, जो फाइल वगैरह में लोग ऐसा लिखते हैं, ना भी कह दिया और हाँ भी नहीं कहा। हाँ ना दोनों एक साथ रहता है, फाइलों में ये बहुत होता है।
हाँ भी और नहीं भी, दोनों एक साथ लिखा जाता है। और सामने वाला बॉस भी कंफ्यूज रहता है कि क्या लिखा है इसने, या बॉस कुछ ऐसा लिख के सबऑर्डिनेट कंफ्यूज रहता है क्या इन्होंने अप्रूव किया कि नहीं किया। मैंने चिट्ठी भेज दी, प्रपोजल भेजा था, अप्रूव हुआ कि नहीं किया, वो कंफ्यूज रहता है। फिर दोबारा लिख के बता सर इसका यही मतलब है। ऐसे होता है ऑफिस में। अगर कोई तारीफ करे तो बस सुनते रहे, नहीं नहीं, तारीफ करे दीदी सोचना ही नहीं। तारीफ करे, कोई आपका तारीफ करे, अपनी तारीफ करे, बस मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति क्या भिड़ना, मूर्ख व्यक्ति की तो उपेक्षा ही करनी दीदी, ये तो मैंने पहले बता रखा। हाँ मीठी गोली मीठी गोली बहुत होता है सर ऑफिस में, मीठी गोली खूब दी जाती है। तो कोई तारीफ कर दीजिए, वो मूर्ख व्यक्ति, उसकी उपेक्षा कर देनी बस। कोई अपनी तारीफ में जो लगा रहता है उपेक्षा कर देनी। हमारी तारीफ दूसरे द्वारा, हाँ हाँ ये है, आप काम ऐसा करें तारीफ दूसरा करे। आप अब कोई अपनी तारीफ क्या गा रहा है, अपनी तारीफ करने वाले मूर्ख व्यक्ति होते हैं। ठीक है मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ज्यादा हो गया, 7:20 तक था, 13 मिनट और कुछ। अब हम लोग कल इसके आगे चलेंगे, ठीक है। आज जो भी लोग जो फास्ट हैं, मैं कह रहा हूँ आज कोई एग्जर्शन वाला काम न करें, रिलैक्स रहें दिन भर, बहुत ज्यादा बोले नहीं, शांत रहें। ये जो लोग फास्ट हैं उनके लिए कह रहा हूँ। चले मैं एंड कर रहा हूँ। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राम राम, राधे राधे। हम लोग कल फिर आगे चलेंगे। मैं भी वृत्ति, क्या लिखी दीदी मनोरमा दीदी, मैं भी वृत्ति। चलिए कल आगे दीदी, ये मैं भी वृत्ति कुछ और लिखना चाहेंगे, बोले दीदी। एक मिनट, अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने को। अनम्यूट नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है। मैं की वृत्ति मुझे लग रहा है लिखना चाह रही। सी मीट सी, अच्छा अच्छा, मैं भी व्रत। ओह ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, आराम से फिर रिलैक्स। चलिए फिर सभी को नमस्ते, शुभ दिन सभी, जय श्री कृष्ण। कल हम लोग इसके आगे चलेंगे।